हमारी कहानी का हीरो अपनी पूरी जिंदगी एम्पायर की सेवा में लगा देता है, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन वापस अपने देश लौट सके। लेकिन जब वो वापस आया तो उसे धोखा मिला और आखिर में उसे निकाल दिया गया जैसे वो कभी था ही नहीं। पर किस्मत ने उसके लिए एक अलग रास्ता रखा था। एक पुराने जादुई वस्तु के कारण वो दोबारा जन्म ले लेता है, एक छोटे बच्चे के रूप में एक बड़े और अमीर परिवार में। इस बार उसने तय किया कि वो इस नए मौके का इस्तेमाल बदला लेने के लिए करेगा। अपने पुराने ज्ञान और नए नेक्रोमांसर यानी एक ऐसा जादूगर जो मुर्दों की रूहों या लाशों से ताकत लेता है, वो अपनी इन शक्तियों का उपयोग करके वो परिवार का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता है और अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। कहानी की घटनाएं धरती पर 2045 के साल से शुरू होती है, जहां फौजियों और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध चल रहा होता है। एक सोल्जर को एक राक्षस के हमले से सीने पर गहरी चोट लगती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा और डरावना राक्षस खड़ा होता है जो बचे हुए सोल्जर पर साया बनकर छाया होता है। गिरा हुआ सोल्जर आसमान की तरफ देखता है, उसकी आंखों में मजबूरी होती है और वो सोचता है क्या यही उसका अंजाम है। तभी राक्षस उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। उसी पल हमारा हीरो हान सियोंग नामोदर होता है और सिपाही को बचाते हुए अपनी तलवार से जबरदस्त लड़ाई शुरू करता है। वो बड़ा मॉन्स्टर एक साथ कई अटैक करता है। सब अटैक हन सेयोंग की तरफ जा रहे होते हैं। हन सेयोंग अपनी तेज गति और मास्टरी स्किल्स से हर वार से बच जाता है। उसका हर कदम बिल्कुल सोचा समझा होता है। फिर अचानक एक अटैक उसके बहुत करीब से गुजरता है, मगर वो उसे भी बच लेता है। फिर वो अपना हथियार चलाकर राक्षस के एक लंबी टेंटिकल को निशाना बनाता है और उसे काट देता है। हन सेयोंग उस सोल्जर को आवाज लगाता है जिसे उसने बचाया था। तब हमें पता चलता है कि वो धरती के अंतिम रक्षा बल का कमांडर है। वो सोल्जर को कहता है खड़े हो और लड़ाई जारी रखो। सिपाही उठता है और कहता है कि उसने आदेश सुन लिया। फिर अपनी बंदूक लेकर दोबारा लड़ने लगता है। फिर मंजर बदलता है और भूत सारे राक्षस का झुंड जमा होता है, जिससे ये जाहिर होता है इंसानों और मॉन्स्टर के बीच ये जंग कई दशकों से चल रही है। हान सेयोंग अपनी टीम को बताता है कि अब उनके सामने सिर्फ कुछ ही मॉन्स्टर बचे हैं। वो कहता है कि अब वो अपने फाइनल टारगेट के बिल्कुल सामने है और तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो लास्ट मॉन्स्टर के पास पहुंचता है, एक बड़ा सा मैजिक सर्कल उसके सामने अपीयर होता है, जिससे वो शॉक हो जाता है। हान सेयोंग हैरानी से सोचता है कि ये चमकता हुआ मैजिक सर्कल क्या है और कहां से आया। उसके पार्टनर सोल्जर्स शॉक होकर चिल्लाते हैं क्योंकि अचानक हान सेयोंग उनके सामने से गायब हो जाता है। हान सेयोंग को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है और तुरंत गोल्डन चेन्स उसकी बॉडी को बांध लेती है। फिर एक ओल्ड जादूगर दिखाई देता है जिसने हान सेयोंग को बुलाया था। वो हैरान और खुश होता है कि उसका समनिंग मंत्रा सच में सफल हो गया और वो दूसरी दुनिया के हीरो को देख रहा है जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। बंधा हुआ हान सेयोंग अपने आजू बाजू देखता है और सोचता है ये चमकती चेन्स क्या हैं और ये जगह कौन सी है। जादूगर उसे एम्पायर में स्वागत करता है और कहता है कि वो दूसरी दुनिया से बुलाया गया महान हीरो है। अचानक जादूगर उसे कहता है कि वो जाकर डीमन किंग को हराए और उनकी दुनिया को बचाए। हान सेयोंग गुस्से और हैरानी में कहता है कि ये सब पागलपन है। वो पूछता है तुम लोग कौन हो, मैं कहाँ हूँ और मैं तो कोरिया में था, मेरे पास इस बकवास के लिए वक्त नहीं है। जादूगर उसकी बात बीच में काट देता है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। फिर वो एक जादुई बॉन्ड एक्टिवेट करता है जिसका नाम गायस है। अब उसे इंटेंस पेन होता है और वो चीख उठता है। जादूगर कहता है अगर तुमने शांति से मेरी बात मान ली होती तो ये जादुई दर्द तुम्हें महसूस नहीं होता। हन सेयोंग अंदर ही अंदर सोचता है कि इसने कब शांति से बात की थी, ये तो सीधा पेन देने लगा हुआ है। जादूगर दोबारा कहता है कि उसे इविल डीमन किंग को हराना ही पड़ेगा और वो कहता है कि एम्पायर को बचा लो, तुम्हारे सामने जमीन पर एक तलवार रखी है, उसे उठाओ। जादूगर आखिरी बार कहता है अगर हान सेयोंग ये सब करे तो शायद वो उसे उसके अपने दुनिया में वापस भेज सके। मैजिशियन फिर उससे पूछता है क्या वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। हन सेयोंग मजबूरी में हाँ कह देता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। और यहाँ से हन सेयोंग अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसे एक अलग दुनिया के एम्पायर में बुलाया गया और वहाँ वो एक नए बैटल का हीरो बना। वो बताता है कि कैसे उसने बिना रुके लड़ाई की हर मिशन में गया और हर बार मॉन्स्टर्स को बीट किया। उसने अपना वक्त सिर्फ मारने और मरने में गुजारा, एम्पायर के हर ऑर्डर को पूरा करते हुए। 3 साल गुजरे, फिर 5 और फिर 10 साल तक वो डीमन किंग की सेना के खिलाफ एम्पायर के लिए लड़ता रहा। वो याद करता है कि उसने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी सिर्फ इसलिए कि डीमन किंग बेलर को हरा सके। लेकिन वो हर रात ये सपना देखता रहा कि वो अब घर लौट सकेगा और आजाद होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना मिशन पूरा किया, वही पुराना जादूगर एक नए काम के साथ दोबारा आया। हान सेयोंग ने गुस्से से मना किया। उसने कहा ये सब बेकार है, ये उसके कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। लेकिन जादूगर ने ठंडे अंदाज में कहा कि एम्पायर को बचाना सिर्फ डीमन किंग को मारने से खत्म नहीं होता। उसने समझाया कि जो लोग एम्पायर के यूनिफिकेशन के खिलाफ हैं उन्हें भी खत्म करना जरूरी है, वरना रिबेलियन उठ सकती है। और अब एक लास्ट थ्रेट बचा है जिसे हान सेयोंग को खत्म करना होगा। वो टारगेट था एक डेंजरस आदमी जिसका नाम बॉटल था, जो टूटोनिया नाइट नेशन से था। जादूगर ने वादा किया अगर हान सेयोंग ने उसे मिटा दिया तो उसे फाइनली फ्रीडम मिल जाएगी। मैजिशियन ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा कि बस थोड़ा और हेल्प कर दो, बस एक बार और। हान सेयोंग अंदर ही अंदर सोचता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो सिर्फ एक बांधा हुआ कुत्ता है और उसे दिल ही दिल में शाप देता है। तभी दूसरी तरफ टूटोनिया नाइट नेशन के बर्निंग बैटलफील्ड पर, जहां हान सेयोंग सोचता है कि ये स्लेवरी कब खत्म होगी,
और इसी जंग के बीच हान से-योंग अपनी तलवार से अपने टारगेट को घायल कर देता है। हान से-योंग अपने ओपोनेंट बॉटल का सामना करता है जो कहता है तुम बहुत नाइव हो। हान से-योंग शांत टोन में कहता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हान से-योंग उससे माफी मांगता है और बॉटल मुस्कुराते हुए कहता है तुम ही हो ना दूसरी दुनिया का हीरो हान से-योंग। जख्मी बॉटल नीचे गिरते हुए कहता है अफसोस मत करो क्योंकि तुम्हें भी जल्द उन्हीं लोगों के हाथ से मिटा दिया जाएगा। हान से-योंग सोचता है सब खत्म हो गया, अब वो घर जा सकेगा, लेकिन तभी काउंट ब्रैंडनबर्ग पीछे से आता है। हान से-योंग शॉक हो जाता है जब काउंट उसे कंग्रेचुलेट करता है और तुरंत उसकी पीठ में तलवार घोंप देता है। हान से-योंग समझ जाता है उसे किसने मारा है, वो काउंट ब्रैंडनबर्ग ही था। काउंट उसके ऊपर झुककर कहता है कि तुमने एम्पायर के लिए बहुत अच्छा काम किया है, एक सही वॉरियर की तरह लड़े हो, लेकिन फिर हंसकर कहता है शायद ही कोई हंटिंग डॉग तुम जैसा लॉयल होता है। हान से-योंग गुस्से और दर्द में कहता है कि ये सब झूठ था, वापस भेजने का वादा एक धोखा था, और काउंट को बास्टर्ड कहकर चिल्लाता है। काउंट कहता है क्या फायदा ऐसे हंटिंग डॉग को जिंदा रखने का जो कभी अपने मालिक को ही काट ले। काउंट मॉक करते हुए हान से-योंग से कहता है अलविदा, और जैसे ही हान जमीन पर गिरता है वो सोचता है कि मुझे पता था तुम लोग मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ोगे, और वो सबको दिल से लानत देता है। जैसे ही उसकी सांसें रुकती हैं, उसके सीने में लगी रेजरेक्शन जेम चमक उठती है और हान से-योंग अपनी आखिरी कसम खाता है कि वो इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलेगा और एम्पायर को इस धोखे की कीमत देनी पड़ेगी तबाही के साथ। उसी रात जब हान से-योंग की जिंदगी खत्म होती है, एक नई जिंदगी शुरू होती है। एक शानदार महल में आवाज गूंजती है, डचेस को बेटा हुआ है डेल। डचेस अपने नए पैदा हुए बच्चे को प्यार भरी नजर से देखती है और धीरे से कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ। नया जन्मा हुआ हान से-योंग उस औरत और उसके पास खड़े आदमी को देखता है। उसे लगता है कि ये चेहरा कहीं देखा हुआ है। अचानक उसे सब याद आता है और वो उस आदमी को पहचान लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि ड्यूक जैक्सन है, एम्पायर का सबसे बड़ा नेक्रोमांसर और डार्क मैजिशियन। हान से-योंग समझ जाता है कि वो नेक्रोपोलिस में है जो एम्पायर का ब्लैक मैजिक सेंटर है और ये जगह है ब्लैक मैजिक टावर। उसे याद आता है कि रेजरेक्शन स्टोन जिससे सिर्फ एक बार पुनर्जन्म मिलता है उसने अपनी पुरानी जिंदगी में छुपाकर रखा था ताकि एक दिन अपनी बंदिश तोड़ सके और अपनी नई किस्मत को किस्मत के हवाले कर दिया था। और किस्मत ने उसे ड्यूक जैक्सन के घर का पहला बेटा बना दिया, एम्पायर के सबसे बड़े नोबल परिवारों में से एक का वारिस। बच्चा मुस्कुराता है और खुश होकर सोचता है कि इस बार उसका जन्म गोल्डन स्पून के साथ हुआ है। छुपा हुआ डेल अपने दिल में कसम खाता है कि जैसे ही वो बड़ा होगा और नेक्रोमेंसी सीख लेगा वो उन सबको मिटा देगा जिन्होंने उसे धोखा दिया। ड्यूक जैक्सन नोटिस करता है कि बच्चा अब तक नहीं रो रहा है। चिंतित डचेस नर्स से कहती है कि उसे क्लोजली चेक करो और नर्स कहती है कि अजीब है, बच्चे की सांसें बिल्कुल क्लियर हैं। तभी छोटा डेल सोचता है ऑफ कोर्स मैं नहीं रोऊंगा, ये लोग मुझे किस एज का समझ रहे हैं। नर्स डचेस को अश्योर करती है कि ब्रीदिंग स्टेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ड्यूक एंग्शियस है, सोचता है क्या साइलेंट न्यूबॉर्न कोई बैड ओमेन है। नर्स कहती है टेंशन मत लो और अगर सच में चिंता है तो बस थोड़ा स्लैप दे दो ताकि रो दे। नर्स थोड़ा स्लैप करती है, डेल शॉक में होता है। डेल हर स्लैप के साथ एंग्री मफल्ड साउंड्स निकालता है। ड्यूक कहता है ये बच्चा स्टबर्न है और डचेस कहती है कि ये उसकी स्टबर्न नेचर की वजह से होगा। डचेस मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे ट्राई करने दो। डेल सोचता है ये लोग पागल हैं और दिल में कहता है कि मैं फाइन हूँ। डचेस स्लैप रोक देती है। डेल उसे देखता है और गुस्से में सोचता है डैम इट। लेकिन अब उसकी माँ उसे जेंटली पकड़ लेती है और एक वार्म हैंड उसके छोटे चीक को टच करती है। तभी वो अचानक कुछ याद करता है। वो याद करता है कि उसे भूल गया था कि वार्मथ का फील कैसे होता है, जैसे उसका कोई भी नहीं था। और जैसे ही वो जेंटल टच और माँ का अफेक्शन फील करता है, हान से-योंग जो पहली जिंदगी में कभी रोना नहीं सीखा और इमोशनलेस था, अब बस लाउडली क्राई करने पर मजबूर हो जाता है। डेल के जन्म के 8 साल बाद ड्यूक और डचेस अपने रूम में बातें कर रहे हैं। ड्यूक कहता है वक्त कितनी जल्दी गुजर गया और डचेस उसकी बात से अग्री करती है। डचेस पूछती है डेल अभी स्टडी में है क्या, 4 साल से वो बुक्स में बिजी है। ड्यूक मजाक में कहता है शायद उसने मेरी तरह इंटरेस्ट लिया होगा। ड्यूक सीरियसली कहता है डेल मैजिक में इंटरेस्ट दिखा रहा है और डचेस याद दिलाती है उसे प्रॉमिस के बारे में जो उसने किया था। ड्यूक कंफर्म करता है वो प्रॉमिस याद है कि डेल को नेक्रोमेंसी नहीं सिखाएंगे और डेल लाइब्रेरी में रीडिंग कर रहा होता है। डचेस कंफर्म करती है और ड्यूक अश्योर करता है। ड्यूक उससे कहता है टेंशन मत लो, फिर वो डेल का बर्थडे गिफ्ट डिस्कस करने लग जाते हैं। तब नॉक होता है और ड्यूक सोचता है कौन हो सकता है इस वक्त। एक मेड भागकर रूम में आती है और ड्यूक को बुला रही होती है। वो पैनिक होकर कहती है कुछ हो रहा है यंग मास्टर डेल के साथ स्टडी में। ड्यूक और डचेस शॉक्ड हो जाते हैं और लाइब्रेरी की तरफ भागते हैं। डेल को कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या वो ओके है। वो डेल को नीलिंग पोजीशन में देखते हैं, ह्यूज ब्लू ऑरा के साथ। डेल पेरेंट्स को बुलाता है और वो शॉक में उसका नाम चिल्लाते हैं। डचेस डेल को हग करती है और परेशान होकर पूछती है क्या हुआ। डेल उसे रियश्योर करता है वो फाइन है। ड्यूक थॉटफुली स्टैंड करता है और सोचता है एयर में माना यानी मैजिकल पावर फील हो रहा है और वो हैरान होता है कि सिर्फ 8 साल का डेल ऑलरेडी केपेबल है। तब उसने अपने बेटे को बुलाया और ड्यूक उससे सीरियसली पूछता है क्या ये तुम थे जिसने अपने बॉडी से माना रिलीज किया।
डेल दिल में सोचता है कि उसे बहुत केयरफुल रहना होगा, वरना ये लोग उस पर शक कर लेंगे। डेल सोचता है वो जानता भी नहीं था कि वो इतनी क्विकली माना रिलीज कर सकता है। वो परेशान होता है और कहता है कि अगर उसने जल्दी आंसर नहीं दिया तो लोग उसकी ट्रू आइडेंटिटी समझ जाएंगे। लेकिन ड्यूक स्माइल करता हुआ उसके पास आता है और कहता है ये मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। वो उस पर प्राउड फील करता है। तभी ड्यूक कहता है अफसोस है कि मैं उसे नेक्रोमैंसी नहीं सिखा सकता। ये सुन के डेल शॉक्ड सोचता है आई कांट लर्न नेक्रोमैंसी फ्रॉम फादर, और गुस्से में रिवेंज के बारे में सोचता है। डचेस डेल को रूम में भेजने को कहती है। जैसे ही डेल जाता है ड्यूक अपनी वाइफ एलेनर को स्माइल के साथ कहता है कि अब उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट सोचते हैं। फिर डेल का बर्थडे शुरू होता है और पूरे नोबल्स एक साथ जमा हुए होते हैं। सब कह रहे होते हैं कि ब्लैक ड्यूक के रीजन के सारे नोबल्स इस ग्रैंड पार्टी में मौजूद हैं। गेस्ट्स आपस में बात करते होते हैं कि यंग लॉर्ड यानी डेल कब आएगा। जबकि ऊपर सेकंड फ्लोर पर डेल अकेला बैठा होता है। वो नीचे से आती आवाजों से बोर महसूस करता है और सोचता है कि पार्टी कब एंड होगी। वो सोचता है कि सिर्फ उसके बर्थडे के लिए इतने लोगों का इकट्ठा होना कितना एग्जॉस्टिंग लगता है। उसे अजीब फील होता है। वो खुद को समझाता है कि शायद इसलिए क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में जब वो हीरो था तो उसे हमेशा बुरा ट्रीट किया गया, और अब जब सब उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो उस अटेंशन का आदी नहीं है। वो पार्टी की बजाय एक और बात सोच रहा होता है, उस डेस्क की जो उसने कुछ दिन पहले माना रिलीज करके डिस्ट्रॉय कर दी थी। उसे याद आता है कैसे उसका माना कंट्रोल से बाहर चला गया था, वो सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ याद करते ही। और वो क्यूरियस होता है कि वो हीरो की बायोग्राफी उसके कमरे में किसने रखी थी। फिर वो डिसाइड करता है कि उसका ये बॉडी इतनी टैलेंटेड है कि वो नेक्रोमैंसी सीखने का आइडिया छोड़ नहीं सकता। वो सोचता है कि अपने फादर को कैसे कन्विंस करे। फिर उसे याद आता है कि उसके फादर ने गिफ्ट का जिक्र किया था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि शायद वो नेक्रोमैंसी सीखने की विश को अपना बर्थडे गिफ्ट बना ले। लेकिन तुरंत ही वो आइडिया छोड़ देता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स की नज़र के सामने ये कहना मुश्किल है। जब वो उदास बैठा होता है तब उसकी मदर डचेस एलेनोर कमरे में आती है और कहती है कि उसने बहुत इंतजार कर लिया है। डेल उठकर अपनी माँ को ग्रीट करता है और वो उसे हैप्पी 8th बर्थडे विश करती है। तभी डेल नोटिस करता है कि उसकी माँ के पीछे कोई लेडी खड़ी है। वो पूछता है कि ये कौन है तो उसकी माँ मुस्कुराती है और कहती है जाओ ग्रीट करो। वो बताती है कि ये एक खास मेहमान है, ब्लू मैजिक टावर की एल्डर एल्फ लेडी मिस सेविया, जो वाइज स्पिरिट और वाटर एलिमेंट मैजिक की एक्सपर्ट है। उसकी माँ अनाउंस करती है कि मिस सेविया अब उसकी न्यू टीचर होंगी। डेल थोड़ा शॉक्ड होता है जब वो एल्फ लेडी आगे बढ़कर कहती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। उसकी माँ दोबारा उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। डेल सिचुएशन समझता है कि उसके लिए एक मैजिक टावर से टीचर असाइन कर दी गई है। वो अंदर ही अंदर कंक्लूड करता है कि उनका प्लान है कि वो उसे वाटर एलिमेंट मैजिक सिखाएं जो डिफेंस और डिसरप्शन के लिए फेमस है। इससे वो कंफर्म करता है कि उसकी माँ वाकई नहीं चाहती कि वो डार्क मैजिक सीखे। थोड़ी देर बाद मिस साबिया उसे अकेला बात करने के लिए बुलाती है। डेल अग्री कर लेता है और आ जाता है। साबिया उसे कंफर्म करती है कि क्या सिर्फ वाटर एलिमेंट मैजिक सिखाना ही उसका काम है। फिर वो उसे चालाक अंदाज में पूछती है क्या तुम थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, क्या तुम किसी और टाइप का मैजिक सीखना चाहते थे। डेल उसकी सोच देखकर थोड़ा हैरान होता है। साबिया कहती है कि ये नेचुरल है कि तुम नेक्रोमैंसी और अपने फादर का डार्क मैजिक सीखना चाहो। फिर वो कहती है कि ब्लैक ड्यूक की शादी की कंडीशन पूरे एम्पायर में सबको पता है। साबिया डेल को कहानी बताती है कि जब ड्यूक लेडी एलेना साई शादी कर रही थी तो वो उनके डार्क रेप्यूटेशन से डरती थी और उनके लिए ड्यूक ने वादा किया था कि वो अपना डार्क मैजिक अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे। साबिया याद करती है कि उनके वेडिंग के दिन ब्लैक मैजिक टावर के एल्डर्स सफेद रोब्स पहने हुए आए थे, जबकि वो हमेशा काले कपड़े पहनते हैं। वो समझाती है कि उनकी शादी उसी प्रॉमिस पर बनी थी, इसलिए अभी डार्क मैजिक सीखना मुश्किल है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर में लेडी एलेना को कन्विंस कर लेगी। अभी के लिए वो डेल से कहती है कि उसके टीचिंग्स फॉलो करे। डेल काउंटर करता है और कहता है कि एक एल्फ होने के नाते तुम नेचर के लॉज को वैल्यू करती हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ब्लैक मैजिक और नेक्रोमैंसी जैसे कि डेड को उठाना अननेचुरल है। साबिया मुस्कुराकर कहती है कि ये सवाल इंटरेस्टिंग है। फिर वो उल्टा डेल से पूछती है कि प्रीस्ट्स जो अपनी होली पावर से डेड को रेज करते हैं क्या वो भी अननेचुरल नहीं है। डेल उसके जवाब से हैरान रह जाता है। साबिया कहती है कि उसके नजर में नेक्रोमैंसी और रेजरेक्शन एक जैसे लगते हैं। डेल सोचता है कि वो बाकी एल्व्स से बिल्कुल अलग है और शायद एक अच्छी टीचर हो सकती है। साबिया कहती है चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। वो बताती है कि उसने सुना है कि डेल ने कुछ दिन पहले मोनो सर्कल के फ्रैगमेंट्स बनाए थे और उनका पहला गोल ये होगा कि वो फ्रैगमेंट्स एक्सपैंड करके एक कंप्लीट सर्कल बना सके। डेल एक्साइटेड होता है क्योंकि जितनी भी मैजिक बुक्स उसने पढ़ी सब में पहले सर्कल की जरूरत होती है। ये उसके लिए एक परफेक्ट मौका था। साबिया कहती है अपना हाथ अपने दिल पर रखो और कंसंट्रेट करो। जब डेल कंसंट्रेट करता है साबिया समझाती है कि ये दुनिया अर्थ से अलग है, यहाँ हर जगह भरपूर माना है, लेकिन जब तक कोई ड्रैगन जैसी पुरानी एंशिएंट क्रीचर ना हो किसी इंसान के लिए रॉ अनप्रोसेस्ड माना हैंडल करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए हर इंसान के पास एक चीज होती है जो इस माना को फिल्टर करती है, जिसे माना सर्कल कहते हैं, जो दिल के अंदर होता है। साबिया लेसन एंड करते हुए समझाती है कि उसे अपने दिल के आसपास स्कैटर्ड मोनो सर्कल फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करना है, फिर उन्हें असेंबल करके उनका एक कंप्लीट सर्कल बनाना है जो तुरंत उसके दिल के गिर्द घूमता रहेगा। डेल अपनी टीचर की बात ध्यान से समझता है। उसे एहसास होता है कि सर्कल असल में उसके दिल पर माना के फ्लो का एक डिजाइन है।
साबिया उसे कहती है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और माना को अपने दिल के अराउंड घुमाना स्टार्ट करो। वो बताती है कि ये प्रोसेस यूजुअली 1 महीना लेता है और उसे कह रही होती है कि जल्दबाजी मत करो, लेकिन डेल उसकी बात काट देता है। वो थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहता है, मुझे लगता है मैंने कर लिया है। साबिया हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। वो सोचती है क्या ये मुमकिन है कि एक छोटा बच्चा जिसने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है कुछ मिनट्स में एक कंप्लीट सर्कल बना ले। उसके जहन में एक बात क्लियर होती है कि ऐसा तभी हो सकता है जब बच्चे के पास कुदरती प्रतिभा हो। साबिया उसे कहती है कि अब वो अपने बनाए हुए सर्कल के जरिए अपनी मैजिक पावर रिलीज करने की कोशिश करे। डेल हाँ करता है, जबकि साबिया सोचती है कि एक नॉर्मल बच्चा तो माना को सर्कल के थ्रू पुश करने में भी स्ट्रगल करेगा, लेकिन डेल के अंदर हंसयोंग की रूह होती है। वो सोचता है कि अभी उसका मैजिक बहुत कमजोर है, इस लेवल से वो एम्पायर से बदला नहीं ले सकता और ड्यूक जैक्सन जैसा स्ट्रांग नहीं बन सकता। इसलिए उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसने अपने बॉडी पर स्पेशल सील्स बनाकर डेंजरस कॉम्बैट मैजिक यूज किया था, लेकिन अब ये बॉडी अलग है। इस बार उसके पास वो सील्स नहीं है, इसलिए उसे सब कुछ नया लग रहा था। वो समझता है कि इस बार उसके पास ब्लैक मैजिक टावर के मास्टर का टैलेंट है और उसका ये नया बॉडी माना को नेचुरली एक्सेप्ट करता है। वो सोचता है शायद वो वाटर एलिमेंट के अलावा और मैजिक भी सीख सकता है। वो कंसंट्रेट करता है और अपने अंदर के मैना को अपनी फिंगर्स तक भेजता है कुछ क्रिएट करने के लिए। वो अपने दिमाग में सबसे डेडली शार्ड इमेजिन करता है, एक ऐसी वेपन जो एम्पायर का गला दबा दे, और उसके सरप्राइज के लिए वो उसे बना भी लेता है। साबिया देखकर शॉक होती है कि डेल ने माना को क्रिस्टलाइज कर दिया है, उसने एक नियर परफेक्ट आइस बोल्ट बना लिया है। वो सोचती है आमतौर पर मैजिक की फॉर्म कोलैप्स हो जाती है जब माना को इतना कंप्रेस किया जाए। वो अंदाजा लगाती है कि शायद उसने फॉर्म पर इतना फोकस किया है कि जादू में उसकी पावर कम हो, लेकिन डेल मंत्र बोलकर जादू चला लेता है। आइस बोल्ट सीधा पेड़ पर जा लगता है और एक तेज धमाके के साथ फट जाता है। पूरा पेड़ छितर छितर हो जाता है और साबिया के चेहरे पर सिर्फ हैरानी रह जाती है। वो देखती है कि आइस इतना शार्प और सॉलिड था कि उसने पेड़ को छेद डाला। वो समझती थी कि एक 8 साल का बच्चा ऐसा एग्जैक्ट मैजिक नहीं कर सकता। डेल मासूम सी स्माइल के साथ पलट कर देखता है, जबकि साबिया शॉक में सोचती है कि ये बच्चा असल में है क्या। वो सोचती है कि उसने तो बस ये एक्सपेक्ट किया था कि डेल माना मूव करेगा, लेकिन उसने तो प्योर मैजिक पावर रिलीज कर दी और उसे आइस एलिमेंट के साथ कंबाइन भी कर दिया। ये एक बेसिक स्पेल था, लेकिन डेल ने उसे इतनी स्किल के साथ एग्जीक्यूट किया कि उसने आसपास के एनर्जी तक का यूज कर लिया। डेल मासूमी से पूछता है, क्या मैंने कोई गलती की? साबिया के दिमाग में चल रहा होता है कि उस स्पेल का फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, एक सिंपल बच्चा उसे अनकॉन्शियस लेवल पर नहीं बना सकता। वो समझती है कि डेल ने एक नहीं बल्कि 3 फॉर्मूलाज यूज किए, रोटेशन, एक्सेलरेशन और कंप्रेशन, जिसे मिलिट्री मैजिक का गोल्डन रेशियो कहा जाता है। वो कंक्लूड करती है कि एक इतना परफेक्ट स्लॉटर स्पेल अनकॉन्शियस लेवल पर कास्ट करना सच में शॉकिंग है। डेल दोबारा उसे बुलाता है और वो कहती है कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर वो सोचती है कि अब उसे समझ आ गया कि ड्यूक जैसे ब्लैक आर्च मेज ने इतना रिग्रेट क्यों फील किया। कुछ देर बाद वो ड्यूक के पास रिपोर्ट करने जाती है। ड्यूक थोड़ा सरप्राइज होता है और पूछता है कि वो क्यों कह रही है कि वो डेल को नहीं सिखा सकती। ड्यूक कहता है अगर एक बच्चा मिनट्स में फर्स्ट सर्कल कंप्लीट कर सकता है तो ये तो और भी रीजन है उसे सिखाने का। साबिया कहती है कि जैसे ही डेल ने फर्स्ट सर्कल कंप्लीट किया, उसने तुरंत एक परफेक्ट स्लॉटर स्पेल एग्जीक्यूट कर दिया। ड्यूक ये सुनकर शॉक में आ जाता है। वो कंफर्म करती है कि एक 8 साल का बच्चा ऐसा स्पेल बना ही नहीं सकता जिसमें मिलिट्री गोल्डन रेशियो जैसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो। वो अपनी रिपोर्ट एक शॉकिंग कंक्लूजन के साथ खत्म करती है और ड्यूक को बताती है कि यंग मास्टर डेल के अंदर तबाही का टैलेंट है। ड्यूक सोचता हुआ पूछता है, क्या मिस साबिया कह रही हैं कि वो डेल को सिखाना नहीं चाहती, खासकर जब वो ब्लू टावर की एल्डर हैं जो तबाही के अगेंस्ट है? साबिया मना करती है। वो कहती है कि इसी रीजन की वजह से उसके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है कि वो खुद उसे सही रास्ते पर गाइड करे। ड्यूक कहता है अगर ऐसा है तो फिर मना करने का कोई रीजन नहीं। साबिया कहती है कि यंग मास्टर डेल के अंदर पहले से एक मैजिक सीखने की इच्छा है जो उसके फादर का डार्क मैजिक है। ड्यूक थोड़ा हैरान होता है। फिर साबिया कहती है कि उसने ब्लैक मेज की लव स्टोरी सुनी है और वो उसके लेडी अलेना से किए गए प्रॉमिस का रिस्पेक्ट करती है। साबिया ड्यूक से कहती है कि हाँ, उसने अपनी बीवी से प्रॉमिस किया था कि बच्चों को डार्क मैजिक नहीं सिखाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बेटे का फ्यूचर डिसाइड करे। डेल का टैलेंट इतना बड़ा है कि उसे रोकना गलत होगा। इस दौरान डेल सीढ़ियों के ऊपर से चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है और मन में कहता है पक्का मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। डेल सोचता है कि उसका पहला मंत्र कितना पावरफुल था और ये भी याद करता है कि मिस साबिया भी उसके मैजिक से शॉक हो गई थी। वो सांस लेता है और डिसाइड करता है कि अब से उसे अपनी पावर ज्यादा केयरफुली कंट्रोल करनी होगी। उसी वक्त कोई उसका नाम लेकर बुलाता है, यंग लॉर्ड डेल। वो उठता है और मुस्कुराता है। वो देखता है कि एक आदमी आर्मर पहने हुए खड़ा है। डेल एक्साइटेड होकर उससे कहता है, अंकल हेलमेट, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कहता है, और आप इतने दिन कहाँ थे? हेलमेट हंसता है और कहता है कि वो अपना फर्ज निभा रहा था और डची को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बताता है कि वो डेंजरस मॉन्स्टर्स को मार रहा था और फिर डेल को गोद में उठा लेता है। डेल समझ जाता है कि उसका अंकल किसी डंजन कॉन्क्वेस्ट पे गया था। डेल एक्सप्लेन करता है कि इस दुनिया में जब भी कोई डंजन अपीयर होता है या मॉन्स्टर्स का फ्लड आता है तो ये एक बड़ा इवेंट होता है, स्पेशली डीमन किंग के एरा के बाद से। मॉन्स्टर अटैक से जो डैमेज होता है वो छोटा नहीं होता।
इसलिए हर प्रोविंस के नाइट्स का मेन ड्यूटी होता है डंजन से जीत लेना और मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना। डेल बताता है कि सैक्सन डुची में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीरियस है और इसका रीजन खुद वो है, अपनी प्रीवियस लाइफ में हंस योंग होने के नाते। वो याद करता है कि जब उसने अपनी पुरानी लाइफ में डीमन किंग को हरा दिया था, तब एम्पायर ने ड्यूक ऑफ सैक्सन को ऑर्डर दिया था कि डीमन किंग के लैंड्स में मॉन्स्टर्स को खत्म करे और उस एरिया को इंपीरियल लैंड बनाए। वो कहता है कि बेसिकली उन्होंने गंदा काम दूसरों के सर डाल दिया है। वापस प्रेजेंट में डेल अपने अंकल से कहता है प्लीज अपने आप को हर्ट मत करना, और हेलमेट उसकी कंसर्न से इमोशनल हो जाता है। तभी ड्यूक आता है। डेल खुशी से कहता है फादर। हेलमेट ड्यूक को सैल्यूट करता है और ड्यूक उसके हार्ड वर्क के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर डचेस एलेनोर, डेल की माँ भी आती है और कहती है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। डेल सोचता है कि माँ क्या कहने वाली है। एलेनोर एक्साइटेडली कहती है मुझे पता चला तुमने फर्स्ट सर्कल अचीव कर लिया, इट्स अमेजिंग, और उसे प्यार से हक करती है। ड्यूक भी मुस्कुराकर डेल को कंग्रेचुलेशन कहता है और उसे बोलता है अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बस कह दो। डेल सोचता है कि अगर वो नेक्रोमेंसी सीखने की विश करे तो वो थोड़ा कनिंग लगेगा, इसलिए सोचता है कोई सिंपल बच्चे वाली विश सोची जाए। फिर वो अचानक कहता है मुझे एक छोटी सिस्टर चाहिए। ड्यूक और डचेस दोनों शॉक हो जाते हैं और शर्मा जाते हैं। ड्यूक थोड़ा ऑकवर्डली कहता है मैं कोशिश करता हूँ, और डेल उन्हें इनकरेज करता है। बाहर कैप्टन हेलमेट जोर जोर से हंसता है और एक नाइट उससे कहता है सर प्लीज हंसना बंद करो। फिर रात में डेल अपने बेड पर सोचता है कि इतना इनोसेंट और प्योर एक्ट करना उसके असली मेंटल एज के हिसाब से बहुत टायरिंग है। वो थका हुआ महसूस करता है और सोचता है शायद मैजिक यूज करने की वजह से वो थक गया है। अचानक उसके अंदर से दर्द उठता है, बहुत तेज पेन। उसके सामने एक नाइटमेयर आता है, उसका पुराना दुश्मन ब्रैंडन बर्ग। वो उससे कहता है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिलते हुए। ब्रैंडन उसका मजाक उड़ाता है, कहता है तुम कितने जल्दी सॉफ्ट हो गए। वो कहता है क्या तुम अब खुश हो, तुम्हें नई लाइफ मिल गई, अच्छे पेरेंट्स, घर, खाना, क्या अब तुम रिवेंज भूल गए हो। फिर उसका चेहरा डार्क हो जाता है। वो डेल से कहता है एम्पायर तुम्हें ढूंढ लेगा, और कहता है वो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारा नाम और वजूद इस दुनिया से मिटा न दें। डेल एकदम शॉक में उठ जाता है, उसकी सांस तेज चल रही होती है और उसके आसपास माना बहुत जोर से बर्स्ट होता है। तभी वो अपना सीना पकड़ता है, उसे लगता है जैसे उसका दिल फटने वाला हो। तब डेल को समझ आता है कि ये जो हो रहा है वो माना ओवरफ्लो है, जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, देखा कभी नहीं। वो गुस्से से सुल्तनत के लोगों को गाली देता है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। उसके दिमाग में आता है कि ये लोग उसे एंड तक चेन नहीं लेने देंगे। वो बस थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने गया था, उसने सोचा था कि थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन माना ओवरफ्लो और ज्यादा बढ़ने लगता है, जैसे उसके अंदर से कुछ फट रहा हो। अचानक उसकी टीचर साबिया वहां आ जाती है। वो देखती है कि डेल दर्द में है, ये देखकर वो शॉक हो जाती है। साबिया तुरंत समझ जाती है कि ये माना ओवरफ्लो का केस है और वो कहती है कि ये एक टैलेंटेड बच्चे के साथ नॉर्मली होता है, लेकिन उसे डेल से एक डेंजरस एनर्जी महसूस होती है। वो अपना हाथ डेल पर रखती है ताकि उसका माना शांत हो जाए। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर आगे चलकर इस बच्चे का मैजिक नफरत से भर गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। साबिया कामयाब हो जाती है। माना जो एक्सप्लोड हो रहा था अब काम हो जाता है। डेल महसूस करता है कि वो ओवरफ्लो खत्म हो रहा है। साबिया उसका नाम लेती है और डेल हल्के से जवाब देता है। साबिया उसे समझाती है कि मैजिक का असल मतलब दिल का रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जैसे तुम्हारा दिल होता है वैसे ही तुम्हारा जादू का नेचर होता है। वो कहती है कि डेल का मैजिक एक लाइफ टेकिंग टैलेंट रखता है, मतलब उसका मैजिक नेचुरली मौत से जुड़ा हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। ये कहकर वो उसे एक बुक देती है और कहती है कि इसी वजह से वो खुश है कि वो खुद उसकी टीचर है। डेल जब बुक देखता है तो शॉक हो जाता है। वो एक नेक्रोमेंसी स्पेल बुक होती है, यानी मौत से रिलेटेड जादू। साबिया हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है कि उसे लगता है तकदीर ही उसे डेल तक ले आई और वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। डेल दिल से इमोशनल हो जाता है और अपनी टीचर को जोर से हग करता है। साबिया पहले सरप्राइज होती है, फिर हंसकर उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है अरे अभी भी तुम एक स्पॉइल्ड बच्चा हो। कुछ दिनों बाद डेल और साबिया नॉर्थ गेट के बाहर प्लेन्स में आते हैं। डेल पूछता है रैबिट कहाँ है। साबिया इशारा करते हुए कहती है कि रैबिट वहाँ है और उसे याद दिलाती है कि कैसे वो पहले अपने फादर के साथ हंटिंग करने जाता था। डेल तैयार हो जाता है। डेल पूरा ध्यान रैबिट पे लगाता है। फिर वो एक डेडली आइस स्पेल कास्ट करता है और रैबिट को मार देता है। साबिया उसे देखती है। उसे नोटिस होता है कि डेल ने अभी एक लाइफ ली, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। वो उसका नाम लेती है और सोचती है कि एक ही मैजिक होने के बावजूद हर मैजिशियन का मैजिक अलग होता है, सबका स्टाइल यूनिक होता है। साबिया लेसन कंटिन्यू करती है। वो पूछती है डेल तुम्हें पता है तुम्हारे फिंगर्स क्यों नहीं शिवर किए। डेल कहता है मुझे नहीं पता। सेबिया समझाती है कि मैजिक असल में एक मिरर होता है जो कास्टर के दिल को रिफ्लेक्ट करता है। वो कहती है कि मैजिक हमारे मोनोपार्टिकल्स के जरिए कास्टर के अंदर के इमोशंस को रियलिटी में बदलता है। डेल चुपचाप सुनता रहता है। साबिया आगे बताती है कि जैसे फायरवॉल जादू के नाम सिर्फ एक मेंटल इमेज को फिक्स करने का जरिया होते हैं, हर टावर में मैजिक का बेस यही प्रिंसिपल होता है। वो कहती है कि रेड टावर ताकत और ऑर्डर को वैल्यू करता है, जबकि ब्लू टावर हार्मनी और बैलेंस को, और हर टावर का फिलॉसफी उनके मैजिक के स्टाइल में रिफ्लेक्ट होता है। फिर वो बताती है कि रेड और ब्लू के अलावा और भी टावर्स हैं, जैसे ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन, सबका अपना अलग सोच और तरीका है। लेकिन अचानक वो रुक जाती है और कहती है ये लेसन अभी तुम्हारे लिए थोड़ा जल्दी है। डेल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है।
उसके बाद साबिया उसे नेक्रोमेंसी का पहला बेसिक सिखाती है, एक डेड बॉडी को जॉम्बी में बदलना। ये वही रैबिट होता है जो डेल ने मारा था। वो समझाती है कि ये जादू माना से डेड बॉडी को रेज करके कास्टर के कंट्रोल में लाता है। डेल ट्राई करता है। वो मैजिकल थ्रेड्स रैबिट के हेड, स्पाइन और नीज से अटैच करता है। वो सक्सेसफुली माना फ्लो को कंट्रोल कर लेता है और साबिया उसकी तारीफ करती है। फिर वो कहती है कि नेक्स्ट स्पेल ट्राई करो। डेल हाँ कहता है और उसके सामने पर्पल ऑरा वाला ज़ॉम्बी रैबिट जिंदा खड़ा होता है। डेल अपनी एनर्जी फोकस करता है और फ्रोजन आर्मर स्पेल कास्ट करता है और वो कामयाब होता जाता है। ज़ॉम्बी रैबिट पूरा आइस आर्मर में कवर हो जाता है। साबिया देखती है कि डेल ने जो आइस आर्मर बनाया है उसका शेप काफी अच्छा है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि अब टाइम है उस आर्मर की डिफेंसिव पावर टेस्ट करने का और अपना एक आइस स्पेल तैयार करती है। सेबिया एक पावरफुल आइस बोल्ट लॉन्च करती है उस आर्मर्ड रैबिट की तरफ। आर्मर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, फिर टूट जाता है और डेल खुशी से चिल्ला उठता है कि उसने अपनी टीचर का अटैक रोक लिया। सीबिया उसकी तारीफ करती है और देखती है कि डेल कुछ कहना चाहता है। वो पूछती है कोई रिक्वेस्ट है। डेल बहुत एक्साइटेड होकर हाँ कहता है। डेल अपनी टीचर से कहता है कि वो उसे वाटर एलिमेंट मैजिक भी सिखाए नेक्रोमेंसी के साथ साथ। सीबिया मुस्कुराती है लेकिन उसे सीधा मना कर देती है। डेल शॉक में रह जाता है। वो समझाती है कि आज जो डेल ने किया वो सिर्फ वाटर मैजिक के बेसिक्स थे। वो कहती है कि वाटर मैजिक और बाकी मैजिक की तरह समझने के लिए डीपर नॉलेज और एडवांस्ड इंसाइट चाहिए, जो एक समय में मुश्किल हो जाती है। और एक नॉर्मल बिगिनर के लिए सिर्फ एक स्पेल सीखना ही बहुत टफ होता है। दो तरह के मैजिक एक साथ यूज करना मतलब डुअल मैजिशियन बनना, ये उसकी एज के लिए बहुत डिफिकल्ट है और उसे लगता है ये थोड़ा ज्यादा एम्बिशन है। डेल वर्ड एम्बिशन सुनकर शॉक होता है और सोचता है कि उसने इतनी एबिलिटीज दिखाई फिर भी वो उसे कमजोर समझ रही है। वो उदास महसूस करता है। उसे याद आता है कि टीचर ने कहा था कि वो मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। इस हालत में सेबिया उस दिन का लेसन खत्म कर देती है। रात में डेल स्टडी रूम में होता है और डिसाइड करता है कि वो खुद प्रूव करेगा कि वो दोनों मैजिक हैंडल कर सकता है। वो सेल्फ स्टडी करता है। डार्क मैजिक की रोशनी उसके आसपास चमक रही होती है और वो और ज्यादा डिटरमिन्ड होता जाता है। अगली सुबह टीचर साबिया उसे बुलाती है और देखती है कि वो बहुत थका हुआ लग रहा है। साबिया पूछती है क्या तुमने नींद पूरी नहीं की। डेल कहता है थोड़ा लेट तक तैयारी कर रहा था। साबिया उसे कहती है कि अपने आप को ज्यादा थकाए मत और डेल कहता है जी। बाद में बर्फ से ढकी प्लेन्स पर डेल वो दिखाता है जो उसने तैयार किया था, एक डार्क मैजिक सर्कल और आइस मैजिक का कॉम्बिनेशन जिससे वो ज़ॉम्बी रैबिट पे फ्रोजन आर्मर लगाता है। साबिया देखती है और कहती है उसने पूरी तरह मास्टर कर लिया है। अचानक वो आर्मर फट जाता है और आइस के शार्प पीसेस उड़ते हैं। साबिया शॉक हो जाती है और सोचती है क्या ये फ्रॉस्ट एक्सप्लोजन था। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। अचानक ज़ॉम्बी रैबिट डार्क एनर्जी जमा करना शुरू करता है। रैबिट एक कॉर्प्स एक्सप्लोजन छोड़ता है। आइस के फ्लाइंग शार्ड्स और डार्क एक्सप्लोजन मिलकर एक पावरफुल अटैक बनाकर साबिया की तरफ बढ़ते हैं। साबिया अपने आप को एक शावर ऑफ आइस शार्ड्स और डार्क एनर्जी के बीच पाती है। अटैक खत्म होने के बाद डेल अपनी टीचर के सामने खड़ा होता है जो अपने मैजिक शील्ड से बची जाती है। डेल एक्सप्लेन करता है कि उसने कॉर्प्स एक्सप्लोजन और फ्रॉस्ट एक्सप्लोजन कंबाइन किया था, वाटर और डार्क मैजिक दोनों एक साथ। वो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ एक हाथ में आइस मैजिक और दूसरे में डार्क मैजिक का बॉल पकड़कर पूछता है क्या अब मैं ड्यूअल मैजिशियन बन गया हूँ। सेबिया चुप रह जाती है। उसके आसपास तबाही का मंजर होता है। वो सोचती है कि उसने ऐसा अटैक स्टाइल पहले कभी नहीं देखा। वो एनालाइज करती है कि फ्रॉस्ट एक्सप्लोजन और कॉर्प्स एक्सप्लोजन एक साथ मिलकर ज्यादा वाइड डैमेज कर रहे थे। आइस के टुकड़े और रैबिट के बोन्स हर जगह छुरी की तरह घुस गए होते हैं। वो कंक्लूड करती है कि ये टेक्निक सिर्फ मारने के लिए बनाई गई है, जैसे किसी बैटलफील्ड के सोल्जर ने बनाई हो। सेबिया परेशानी के साथ सोचती है कि इस बच्चे के अंदर का दुनिया, इनर वर्ल्ड कितनी डार्क है। डेल उसकी खामोशी महसूस करता है लेकिन अचानक मुड़कर बुलाता है सर हेलमेट। नाइट हेलमेट अपने घोड़े पर आता है, हाथ हिलाकर यंग लॉर्ड और मिस सेबिया को ग्रीट करता है। डेल उससे पूछता है क्या वो अभी किसी और डंजन को क्लियर करके आया है। हेलमेट कहता है इस बार उन्होंने एक छोटी मॉन्स्टर ग्रुप को खत्म किया था। वो ये भी बताता है कि ब्लैक घोड़ों वाली फौज को थोड़े मुश्किल हुए। ये फौज ड्यूक सैक्सन के फेमस नाइट्स हैं जिन्हें कभी हराया नहीं गया। वो जंग में इतने स्ट्रांग हैं कि अपने ओरो कोटेड भालों से पूरा मैदान कंट्रोल कर लेते हैं और उनका लीडर है नाइट कमांडर सर हेलमेट। यहाँ ये बताया जाता है कि सर हेलमेट सिर्फ एक ऑर्डिनरी नाइट नहीं है बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाजों में से एक है। डेल उससे पूछता है क्या वो अभी भी अपना वादा याद रखता है कि वो तलवारबाजी सिखाएगा और कहता है कि उससे बेहतर कोई टीचर नहीं हो सकता। हेलमेट मुस्कुराकर कहता है डेल हमेशा आ सकता है और डेल वादा करता है कि वो जल्द मिलने आएगा। हेलमेट ये सुनकर कंफर्म करता है और कहता है कि अंदर चले जाओ क्योंकि ठंड है और उसे सेफ रिटर्न की दुआ देता है। लेसन खत्म होने के बाद टीचर सजेस्ट करते हैं कि टावर वापस चलें। डेल मान जाता है। उस रात ड्यूक और डचेस एलेनोर ने मिस साबिया को बुलाया था डेल के बारे में कुछ पूछने के लिए। साबिया सीधा बताती है कि यंग लॉर्ड डेल ने नेक्रोमेंसी और वाटर मैजिक दोनों का पहला सर्कल मास्टर कर लिया है। ड्यूक थोड़ा नाराज लगता है और उसे याद दिलाता है कि उन्होंने उसे सिर्फ वाटर मैजिक सिखाने को कहा था। साबिया इस बात को तस्लीम करती है। वो अपना बचाव करते हुए कहती है कि एक टीचर होने के नाते वो बच्चे को वही सिखाती है जो उसका दिल चाहता है और डेल का दिल सिर्फ वाटर मैजिक तक सीमित नहीं था।
डचेस एलेना बीच में बोलती है और कहती है कि अगर ये डेल की ख्वाहिश है तो साबिया उसे वाटर मैजिक ही सिखाती रहे। साबिया मान जाती है और ड्यूक और डचेस उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जाते हुए साबिया माफी मांगती है डचेस एलेना से इस बात के लिए कि उसकी वजह से एलेना को अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ा था ड्यूक के सामने डेल को नेक्रोमेंसी सिखाने के लिए। साबिया के जाने के बाद डचेस आहिस्ता से कहती है कि उनका बेटा आम बच्चा नहीं है, वो सिर्फ 8 साल की उम्र में डुअल मैजिशियन बन गया है। वो मानता है कि कभी कभी ये डरावना लगता है, लेकिन यही उसके बेटे होने का सबूत है। फिर ड्यूक उसे हैरान कर देता है जब वो कहता है कि वो डेल को खुद नेक्रोमेंसी सिखाना चाहता है। वो समझाता है कि इसके पीछे कई वजह हैं। एक लॉर्ड होने के नाते वो चाहता है कि उसका वारिस अपनी जिम्मेदारी निभा सके, और एक मैजिशियन होने के नाते वो इतने टैलेंटेड स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहता है, और एक बाप होने के नाते वो चाहता है कि अपनी लेगेसी अपने बेटे को दे। ड्यूक माफी मांगता है अपनी बीवी से कि उसे अपना वादा तोड़ना पड़ रहा है। एलेनर कहती है कि वो समझती है लोग अभी भी नेक्रोमेंसी को मौत का जादू कहते हैं। वो कहती है इसी वजह से उसने शुरू में मना किया था, लेकिन अब वो उल्टा चाहती है कि डेल इतना स्ट्रॉन्ग नेक्रोमेंसर बने कि सब लोगों को आसानी से कुचल दे। ड्यूक बहुत इमोशनल हो जाता है और एलेना से पूछता है क्या तुम सच में समझ गई हो। एलेना उसे जोर से हग करती है और कहती है हाँ, मैं समझ गई हूँ। ड्यूक फिर कहता है कि अब वो सब कुछ दांव पे लगा देगा, अपनी ताकत, अपनी इज्जत, सब कुछ, ताकि उनका बेटा दुनिया का सबसे पावरफुल और बेस्ट नेक्रोमेंसर बन सके। कुछ देर बाद ड्यूक अपना पहला लेसन शुरू करता है डेल के साथ, लेकिन उसे बहुत निराश दिखाई देता है। वो डेल को डांटता है और कहता है क्या वो अब तक मुर्दों को चलाता रहा बिना समझे कि वो क्या चला रहा है। डेल गुस्से में सोचता है कि उसकी टीचर साबिया ने तो सिर्फ बेसिक सिखाया था, तो अब उससे और क्या उम्मीद थी। डेल कहता है जैसे ही उसने अपने फादर को बेसिक दिखाया तो वो तुरंत उसे ले गया ब्लैक ड्यूक्स मैजिक वर्कशॉप में, जो कासल के बेसमेंट में था। ड्यूक उसे सख्ती से कहता है कि जब तक वो उसके साथ ट्रेनिंग करेगा उसे ऐसे पुराने प्रिमिटिव मैजिक बिल्कुल भूलने होंगे। ड्यूक अनाउंस करता है कि पहला लेसन होगा हर जिंदा जिस्म की पूरी स्केलेटल और मस्कुलर स्ट्रक्चर याद करना। डेल के आसपास किताबों का पहाड़ लगा होता है और वो कमजोर सी आवाज में ओके कहता है। डेल रियलाइज करता है कि ये किताबें बहुत ही एडवांस्ड मेडिकल टेक्स्ट्स हैं जो उसके पुरानी दुनिया में सिर्फ डॉक्टर्स ने पढ़ी होती। कई दिन लगातार पढ़ने के बाद उसका बाप कहता है अब तुमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। डेल खुश होता है कि अब वो फाइनली प्रैक्टिकल मैजिक सीखने वाला है। ड्यूक मुस्कुराता है और कहता है कि अब असली लेसन शुरू होगा। वो दोनों एक गॉब्लिन के डेड बॉडी के सामने खड़े होते हैं और डेल थोड़ा हैरान होता है। ड्यूक उसकी कंफ्यूजन देखकर हल्की सी स्माइल देता है। वो उसे समझाता है कि एक कमजोर मैजिशियन सिर्फ एक सोर्ड मास्टर की बॉडी को ज़ॉम्बी बना सकता है, लेकिन एक स्किल्ड मैजिशियन एक आर्म सोल्जर की बॉडी से एक डेथ नाइट बना सकता है। ड्यूक गॉब्लिन के डेड बॉडी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अब हमारे पास एक अनडेड सोल्जर है, बताओ तुम इसे कैसे मूव करोगे। डेल तुरंत ट्राई करता है गॉब्लिन की डेड बॉडी को मूव करने की, लेकिन उसे लगता है कि ये रैबिट से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि गॉब्लिन के बॉडी में ज्यादा बोन्स और कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स होते हैं। वो स्ट्रगल करता है और डेड बॉडी बहुत धीरे से मूव करती है। उसे लगता है जैसे वो एक कॉम्प्लेक्स पपेट कंट्रोल कर रहा हो। डेल सोचता है क्या उसने गलती कर दी जब उसने रिगर मॉर्टिस मैजिक यूज किया था ताकि बॉडी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन अब मसल्स इतने हार्ड हो गए कि मूव ही नहीं हो रहे। वो कंफ्यूज और हेल्पलेस खड़ा रहता है। तब ड्यूक बोलता है कि रिगर मॉर्टिस का आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। ड्यूक कहता है अब देखो, और खुद डार्क मैजिक से डेड बॉडी को कंट्रोल करता है। डेल शॉक हो जाता है ये देखकर कि उसका फादर कितनी आसानी से डेड बॉडी को मूव कर रहा है। ड्यूक बोलता है कि रिब केज एक ऑर्गन होता है जो अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, और जब इंसान मर जाता है तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। वो पूछता है तो हम इसे ऐसे ही क्यों रखें। फिर ड्यूक डेड बॉडी का फॉर्म चेंज कर देता है, रिब केज को शार्प ब्लेड्स और क्लॉज में बदल देता है। वो कहता है कि हर क्रीचर की स्ट्रक्चर समझनी जरूरी है और उसे अपनी नीड के हिसाब से बदलना ही डार्क मैजिक का असली रूल है। डेल अपने फादर को एडमायर करते हुए बुलाता है फादर। फिर वो पूछता है कि ब्लैक टावर की फिलॉसफी क्या है। ड्यूक एक ही वर्ड बोलता है, ट्रूथ। वो कहता है कि सच हमेशा मौत के अंदर छुपा होता है और सच तक पहुंचने के लिए हमें जिंदगी की अहमियत को समझना पड़ता है। ड्यूक डेल के शोल्डर पर हाथ रखता है और उस मोमेंट में डेल के दिमाग में पूरी जिंदगी का एक पुराना मेमोरी फ्लैश होता है। उसके पिछले जन्म का सीन, आग के बीच एक आदमी उसके सामने घुटनों पर बैठा है और उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा है, लेकिन हान से योंग, डेल का पिछला रूप, उसकी रिक्वेस्ट इग्नोर करता है और अपनी ब्लड स्टेन्ड तलवार उठाकर उसे मार देता है। ये याद उसे अंदर तक हिला देती है और वो कांप उठता है। ड्यूक उसके चेहरे की सफेदी देखकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? डेल झट से अपना सर हिला देता है और कहता है कि हाँ, वो ठीक है। फिर कुछ समय बाद जैसे जैसे डेल की मैजिक स्किल्स बढ़ती गई, लोगों को पता चल गया कि ड्यूक अपने बेटे को ब्लैक मैजिक सिखाता है। ड्यूक का अपना प्रॉमिस तोड़ना और अपनी बीवी से की गई कसम भूल जाना पूरा एम्पायर में एक बड़ा शॉक बन जाता है, और जिसका जिम्मेदार होता है डेल, वो अब एम्पायर के सब नोबल्स के बीच एक बड़े डिस्कशन और क्यूरियोसिटी का सेंटर बन गया। एम्पायर के सभी नोबल्स अब डेल पर नजर रखने लगते हैं जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। कुछ हफ्तों बाद डचेस के ट्रेनिंग ग्राउंड में स्टार्ट होती है। डेल अपने अंकल हेलमेट के साथ वुडन सोर्ड से सीरियस सोर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। दोनों के बीच तेज और पावरफुल सोर्ड ब्लोज एक्सचेंज होते हैं। अचानक डेल एक परफेक्ट मूव करता है और हेलमेट का सोर्ड उसके हाथ से गिर जाता है।
हेलमेट हैरान हो जाता है, उसका तलवार जमीन पर गिरती है। हेलमेट हंसकर डेल की तारीफ करता है, कहता है वाह यंग लॉर्ड, इम्प्रेसिव मूव। डेल कहता है इम्पॉसिबल, आप जैसे नाइट का सोर्ड इतनी आसानी से गिर नहीं सकता। डेल थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि हेलमेट ने जान के अपना सोर्ड लूज किया, मतलब वो इजी जा रहा था। हेलमेट तुरंत मना कर देता है, कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो फुल प्रैक्टिकल सोर्ड्समैनशिप यूज कर रहा था, अगर कोई और होता तो मर जाता एक ही ब्लो में। हेलमेट फिर कहता है डेल की सोर्ड स्किल्स बहुत एक्सेप्शनल हैं, लेकिन ये थोड़ा दुख की बात है कि वो मैजिशियन है। वो कहता है मैजिशियंस को तो गार्ड्स और डिफेंसिव मैजिक प्रोटेक्ट करते हैं, तो डेल को इतना हार्ड ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं। हेलमेट पूछता है फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हेलमेट डेल के बैंडेज्ड हाथ को देखता है और कहता है इतना पुश मत करो, इंजरी हो गई है। डेल मुस्कुराकर कहता है ऑफ कोर्स रीजन तो है। डेल कहता है कि अगर ड्यूक सैक्सन का बेटा सिर्फ गार्ड्स और मैजिक पे डिपेंड करे तो वो पैथेटिक लगेगा। वो कहता है कि जब उसे चांस मिला है कि कॉन्टिनेंट के 7 सोर्ड्स में से एक से पर्सनली ट्रेन करने का, तो वो कैसे मिस करे। हेलमेट जोर से हंस पड़ता है और कहता है काश मेरे पास भी तुम जैसा बेटा होता। डेल मुस्कुराकर कहता है आज तो फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे सर हेलमेट की हाई प्रेज मिली। तभी डचेस एलेनोर वहां आती है और कहती है तुम दोनों का मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है। डेल तुरंत उन्हें ग्रीट करता है। डेल पूछता है आप इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हैं। वो कहती है मैं देखने आई हूँ कि मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। फिर वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है, याद है ना तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। डेल थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है उसने क्या मांगा था। तभी वो सोचता है जब उसने कहा था कि वो एक छोटी सिस्टर चाहता है। डेल शॉक हो जाता है याद करके। उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है अब तुम्हें अपनी लिटिल सिस्टर का ख्याल रखना पड़ेगा। डेल एक्साइटमेंट से कहता है ऑफ कोर्स मैं जरूर रखूंगा। 10 महीने बाद डेल अपनी नई पैदा हुई बेबी सिस्टर को देख रहा होता है। उसकी माँ पूछती है कैसी लगी। डेल कहता है बहुत अमेजिंग। वो बेबी के चीक को सॉफ्टली टच करता है और कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी सिस्टर है। माँ पूछती है क्या तुम उसे गोद में लेना चाहोगे। डेल थोड़ा हेजिटेंट होता है। माँ उसे इनकरेज करती है और ड्यूक कहता है मुश्किल नहीं है, मैंने भी ट्राई किया था। डेल बेबी को गोद में उठाता है। माँ कहती है देखो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है। माँ हैरान होती है कि जब ड्यूक ने बेबी को उठाया था तो वो रो रही थी, लेकिन डेल के हाथ में वो बिल्कुल शांत है और मुस्कुराती है। ड्यूक डेल से पूछता है कैसा लग रहा है उसे हाथ में लेकर। डेल कहता है वो तो बहुत हल्की है, लेकिन मुझे उसका वेट बहुत बड़ा लग रहा है। ड्यूक कहता है बेटा यही है लाइफ का वेट, इस फीलिंग को कभी मत भूलना। माँ उसे याद दिलाती है कि अब उसका लेसन का टाइम हो गया है, मिस साबिया उसका वेट कर रही है। दूसरी तरफ नावी प्लेन्स में टीचर साबिया कहती है आज हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ड्यूएल करेंगे। डेल थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछता है क्या वो सच में अपनी टीचर पर अटैक कर सकता है, लेकिन साबिया उसे एनकरेज करती है कि वो बिल्कुल हेजिटेट फील न करे और अपना पूरा जोर लगाए। डेल अग्री करता है और एक मैजिक सर्कल बनाने लगता है। साबिया भी अपने आप को प्रिपेयर करती है, सोचती है कि अब वो देखेगी डेल ने कितनी इंप्रूवमेंट की है। डेल अपना अटैक स्टार्ट करता है और एक बड़ा आइस बोल्ट टीचर की तरफ लॉन्च करता है। साबिया इजीली उस अटैक को रोक लेती है, हाथ से आइस बोल्ट पकड़ती है और तोड़ देती है। कहती है ये ओपनिंग मूव के लिए बहुत स्लो था। वो एक आइस शार्ड हाथ में लेकर डेल को टॉन्ट करती है, जबकि डेल शॉक में खड़ा होता है। साबिया अचानक शार्ड को डेल की तरफ जोरदार थ्रो करती है और चिल्लाकर कहती है डिफेंसिव बैरियर उठाओ। आइस प्रोजेक्टाइल जमीन से टकराता है और डेल के आसपास एक जोर का एक्सप्लोजन होता है। डेल जमीन से उठता है, सोचता है अगर उसने टाइम पर शील्ड नहीं बनाई होती तो वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता। साबिया उसे देखती है और सोचती है कि कम टाइम में उसने आइस शील्ड स्पेल कास्ट करके अपने आप को बचाना ये बहुत इंप्रेसिव था। साबिया कहती है एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, अब दोबारा ट्राई करो। डेल एक नए मैजिक फॉर्मूला आइस वॉल पर फोकस करता है। वो दोनों हाथ जमीन पर रखता है और कहता है आइस वॉल राइज हो जाए। साबिया हैरान हो जाती है कि वो ड्यूएल के बीच एक डिफेंसिव स्पेल क्यों यूज कर रहा है। फिर उसे समझ आता है कि डेल ने आइस के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन कर दिया है, जिससे उसका डेंसिटी स्टील जैसी हो गई है। वो सोचती है शायद डेल थोड़ा रेस्ट लेना चाहता है अपने लास्ट अटैक के बाद, लेकिन आइस वॉल के पीछे डेल एक नया स्पेल प्रिपेयर कर रहा होता है, आइस एक्सप्लोजन फ्रेगमेंटेशन फॉर्मूला। फिर वो कमांड देता है कि वॉल एक्सप्लोड हो जाए। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और साबिया शॉक में समझ जाती है कि ये एक्सप्लोजन सिर्फ ब्लास्ट नहीं बल्कि हर डायरेक्शन में आइस शार्ड्स शूट कर रहा है और वो उनके लाइन ऑफ फायर में है। डेल खुशी से सोचता है कि उसका अटैक सक्सेसफुल रहा। वो अपने दिमाग में एक्सप्लेन करता है कि ये एक कॉम्पोजिट स्पेल था, जिसमें पहले उसने एक हार्ड आइस बैरियर बनाई, फिर उसे कॉम्प्रेस करके एक्सप्लोजिव मैजिक लगाई, जिससे वो एक ग्रेनेड बन गया। डेल कॉन्फिडेंट नजर से उठते हुए स्मोक की तरफ देखता है, सोचता है इस बार टीचर के लिए बचना मुश्किल होगा। उसे स्मोक के अंदर टीचर का फिगर दिखाई देता है। वो चिल्लाकर कहता है टीचर, और फिर शॉक में देखता है कि उसका शरीर फ्रीज होकर टूट जाता है। लेकिन असली साबिया पीछे से मुस्कुराते हुए आती है और कहती है तुमने मुझे बुलाया। डेल समझता है कि जो टूट गया था वो सिर्फ एक इल्यूजन था। साबिया उसकी तारीफ करती है कि उसने इतनी अच्छी स्किल दिखाई। उसके चीक पे छोटा सा कट भी नजर आता है। वो कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक फर्स्ट सर्कल मैजिशियन एक टावर एल्डर को चोट पहुंचा सकता है। डेल तुरंत माफी मांगता है, कहता है उसका इंटेंशन हर्ट करने का नहीं था। साबिया कहती है मुझे पता है और मैं तो एक्चुअली ग्रेटफुल हूँ इस वुंड के लिए। डेल हैरान हो जाता है। साबिया कहती है कि ये वुंड इस बात का प्रूफ है कि डेल अपनी टीचर पर ट्रस्ट करता है और उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाई।
वो डेल के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, एक टीचर के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। डेल पूछता है, क्या ये सच है? वो कहती है, ऑफ कोर्स मेरे एक्सेलेंट स्टूडेंट। साबिया डेल के सर पर हाथ रखती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसी मैजिक फॉर्मूला क्रिएट की। डेल कहता है, क्रेडिट तो आपके टीचिंग को जाता है। डेल चुप हो जाता है, देखता है कि उसकी टीचर कुछ सोच में खो गई है। थोड़ी देर बाद ड्यूक साबिया से पूछता है कि उसके चीक पर चोट कैसी लगी। वो कहती है कि लेसन के दौरान यंग लॉर्ड से ये वुंड मिला और स्पेल की शार्पनेस के लिए उसकी तारीफ करती है। ड्यूक कहता है कि वो हमेशा उसका एहसानमंद रहेगा, लेकिन साबिया कहती है कि इतने टैलेंटेड स्टूडेंट को पढ़ाना उसके लिए खुशी की बात है। ड्यूक फिर एक मौका देखकर उससे एक और फेवर मांगता है। वो कहती है, बोलो क्या बात है। ड्यूक कहता है कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि एक ऑर्क्स का झुंड माउंटेन रेंज क्रॉस करके उनके एरिया में घुस गया है। हालांकि ये छोटी सी इंकर्जन है जिसे एक स्मॉल नाइट यूनिट हैंडल कर सकती है। वो कहता है कि उसने डिसाइड किया है डेल भी इस बैटल में हिस्सा लेगा। ये सुनते ही साबिया मना कर देती है, कहती है, यंग लॉर्ड अभी रेडी नहीं है। ड्यूक ने कामली ये क्लियर किया कि वो डेल से बैटलफील्ड में कोई कमाल दिखाने को नहीं कह रहा, बल्कि उसका मतलब ये है कि सैक्सन फैमिली की जिम्मेदारी है अपनी टेरिटरी की सिक्योरिटी का ख्याल रखना। फिर वो कहता है कि डेल बीइंग द एल्डेस्ट सन इस जिम्मेदारी से अलग नहीं है, उसे ये फर्ज समझना ही होगा। जबकि सेबिया परेशानी से सोच रही होती है कि अब क्या करे, तब ड्यूक बोलता है कि वो अपना पर्सनल आर्टिफैक्ट डेल को देने वाला है और वो सेबिया से कहता है कि वो डेल को गाइड करे ताकि वो उस पावर को कंट्रोल कर सके। वहां बताया जाता है कि वो आर्टिफैक्ट बहुत स्ट्रांग है, उसके अंदर अपनी पावर और सोच दोनों हैं और उसे यूज करने के लिए या तो लाइफ या माना सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। जितनी बड़ी पावर यूज की जाए उतनी ही मुश्किल और डेंजरस सिचुएशन होती है और अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। ड्यूक समझाता है कि सैक्सन फैमिली जनरेशन से ऐसे ही पावर्स को हैंडल करती आई है। अब मंजर बदलता है कासल के सामने, जहां उनका आर्टिफैक्ट आर्मरी होता है। ड्यूक डेल से कहता है कि तुम सबसे बड़े बेटे हो, तो क्या तुम्हें आने वाली बैटल के लिए प्रिपेयर नहीं होना चाहिए। डेल शॉक्ड होता है जब वो बैटल शब्द सुनता है, लेकिन फिर एकदम एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब उसे लगता है कि वो फाइनली बैटलफील्ड में जाएगा। ड्यूक कंफर्म करता है कि वो ऑर्क हॉर्ड के खिलाफ सब्जुगेशन फोर्स में शामिल होगा। ड्यूक आर्मरी का दरवाजा खोलता है और कहता है कि उससे पहले तुम्हें सैक्सन फैमिली की डार्क पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। डेल आर्मरी देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है, वहां हर जगह आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं। ड्यूक बताता है कि ये सब डीमन लॉर्ड के डोमेन से लाए गए आर्टिफैक्ट्स हैं जिन्हें उनकी फैमिली मैनेज करती है। वो और बताता है कि ये आर्टिफैक्ट्स उनके एंसेस्टर्स ने डीमन लॉर्ड का डोमेन रिक्लेम करते वक्त पाए थे और इन्हें नॉर्मल टूल्स से कंपेयर नहीं करना चाहिए। डेल को उनसे निकलती मैजिक पावर फील होती है। ड्यूक वॉर्न करता है कि हर आर्टिफैक्ट डेंजरस है और बिना कंट्रोल सीखे उसे छूना नहीं चाहिए, लेकिन बात करते हुए ड्यूक देखता है कि डेल वहां से गायब है और सोचता है वो कहाँ गया। डेल अंदर जा चुका होता है, उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो उसके लिए परफेक्ट हो। अचानक एक आर्टिफैक्ट से आवाज आती है कि उसके अंदर हेट्रेड है और वो बदला लेना चाहता है। दूसरे आर्टिफैक्ट्स भी बोलने लगते हैं, उसे बुलाते हैं कि हमें चूज करो, हम मिलकर एनिमीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। और एक आर्टिफैक्ट तो उसे कावर्ड बोलकर कहता है कि मुझे पहनो और सबको चीयर डालो। डेल समझ जाता है कि ये डार्क पावर्ड आर्टिफैक्ट्स उसके अंदर के गुस्से को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देता है। उसके हिसाब से कोई भी उसके लायक नहीं है, उसे कुछ और ज्यादा पावरफुल चाहिए। तब उसकी नजर एक क्लोक पर पड़ती है जो उसके पास रखा होता है और वो सोचता है ये यहाँ कब से है। डेल पहचान लेता है कि वो शैडो क्लोक है। उसे याद आता है कि ये वही हाई लेवल आर्टिफैक्ट है जिसे ड्यूक बर्डा यूज करता था डीमन किंग की आर्मी में और जिससे वो अपनी पास्ट लाइफ में फेस कर चुका है। उस क्लोक की एबिलिटी थी शैडोज को मैनिफेस्ट करना, जिससे लड़ना बहुत मुश्किल होता था। डेल एक्साइटेड होकर तुरंत उसे पहनने का सोचता है, लेकिन उसके फादर चिल्लाते हैं, डेल रुक जाओ। डेल वार्निंग इग्नोर कर देता है और जैसे ही क्लोक पहनता है और वो होश खो बैठता है, वो एक डार्क स्पेस में चला जाता है जहां एक आवाज उसके अंदर बार बार चिल्लाती है, आई एम हंग्री। बाहर ड्यूक ये सब देखकर कहता है, इट हैज बिगन। वो सोचता है कि ये शैडो ऑर्डिनरी नहीं है। पास्ट में जो लोग ये क्लोक पहनते थे वो शैडो स्टॉर्म्स समन करते थे और उन्हें लिविंग बीइंग्स की तरह कंट्रोल करते थे, और ऐसे शैडो क्रीचर को कंट्रोल करने के लिए पहले उसे पूरी तरह अपने अंडर लाना पड़ता है। डेल अपने फीलिंग और सराउंडिंग के अंदर उस शैडो क्रीचर का सामना करता है और समझ जाता है कि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। बाहर ड्यूक और सेबिया दोनों देखते हैं कि डेल के आसपास एक बड़ा सा शैडो बॉल बना हुआ है। सेबिया कहती है बहुत टाइम हो गया है और ड्यूक वॉर्न करता है कि अगर ये डिले हुआ तो डेल अपना होश खो देगा और शैडो क्रीचर उसे निगल लेगा। सेबिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ड्यूक डिसाइड करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फोर्स से उसे बाहर खींच लेंगे। लेकिन तभी सबको शॉक लगता है क्योंकि शैडोज खत्म हो जाते हैं और डेल नया क्लोक पहने हुए सामने आ जाता है। ड्यूक उसे बुलाता है और डेल कामली जवाब देता है। सेबिया दौड़कर उसके पास आती है और कहती है कि वो बहुत वरी हो गई थी, लेकिन डेल हंसते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटी सी चुभन महसूस हुई थी। ड्यूक शॉक में सोचता है कि वो इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट कैसे हैंडल कर गया। ड्यूक अमेज हो जाता है कि एक छोटे बच्चे का जिस्म इतनी पावर कैसे सह गया। डेल मुस्कुराता है और अपने फादर से कहता है, क्या मैं कुछ और आर्टिफैक्ट्स ट्राई कर सकता हूँ? ड्यूक और सेबिया दोनों उसकी बात सुनकर बिल्कुल स्टन्ड रह जाते हैं।
ड्यूक हेजिटेंट होकर अग्री करता है और डेल खुशी से शुक्रिया अदा करता है। वो आर्मरी में आर्टिफैक्ट्स एक्सप्लोर करने में पूरा दिन गुजार देता है। कुछ दिन बाद डची के ट्रेनिंग ग्राउंड में सर हेलमेट देखता है कि डेल ने क्लोक पहना हुआ है और तुरंत पहचान लेता है। वो पूछता है क्या ये शैडो का क्लोक नहीं है। डेल कंफर्म करता है और हेलमेट कहता है कि ये आर्टिफैक्ट हैंडल करने में मुश्किल माना जाता है और पूछता है कैसा है। डेल कहता है कि थोड़ी सी चुभती फीलिंग के सिवा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलमेट को ये बहुत अजीब लगता है। डेल मुस्कुराकर एक कहानी बनाता है कि क्लोक शायद अकेला था और जैसे ही उसने देखा उसके साथ चिपक गया, शायद इसलिए कि वो उसका दोस्त बनना चाहता था। हेलमेट इस आइडिया पर हंस पड़ता है और कहता है कि यंग लॉर्ड का दिल कितना मेहरबान है कि वो इतनी डेंजरस चीज को भी लोनली क्रीचर समझ रहा है। डेल हेलमेट का शुक्रिया अदा करता है और शैडो क्रीचर उसके पैर के नीचे फोर्सफुली सप्रेस होता है। वो हेलमेट से कहता है कि उसका एक रिक्वेस्ट है। हेलमेट कहता है कि वो यंग लॉर्ड की हर बात मानेगा। डेल रियल ड्यूअल का रिक्वेस्ट करता है एज कॉम्बैट ट्रेनिंग। हेलमेट अग्री करता है और कहता है कि वो बेस्ट करेगा कि यंग लॉर्ड को डिसअपॉइंट न करे। ड्यूअल की तैयारी करते वक्त डेल सोचता है कि कॉन्टिनेंट के 7 सोर्ड्स में से एक को ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर चूज करना थोड़ा एक्सेसिव है, क्योंकि सिर्फ उसका प्रेजेंस ही ओवरवेलमिंग है। हेलमेट उसकी टेंशन नोटिस करता है और रीअश्योर करता है कि वो सिर्फ बेसिक सोर्ड्समैनशिप यूज करेगा बिना ऑरा के। डेल सोचता है कि हेलमेट उस पर इजी जा रहा है और एक ट्रू नाइट को अपने दिल से लड़ना चाहिए। वो अटैक की तैयारी करता है और क्लोक से शैडोज निकलते हैं। वो अपने थॉट्स में एक्सप्लेन करता है कि इस फाइट का असली पर्पस ट्रेनिंग और क्लोक ऑफ शैडो को मास्टर करना है कॉम्बैट प्रैक्टिस के गाइज में। वो ऐड करता है कि आर्टिफैक्ट की असली वैल्यू इस बात से पता चलेगी कि वो शैडोज को कितनी पावरफुल वेपन्स में बदल सकता है। वो ट्रेनिंग को जरूरी समझता है और हेलमेट की तरफ शैडो ब्लेड बैराज अटैक लॉन्च करता है। हेलमेट अटैक रिसीव करता है और डेल शॉक में होता है जब वो देखता है कि हेलमेट ने ब्लेड्स को अपनी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ से तोड़ दिया। हेलमेट ने ऑरा का यूज भी नहीं किया और डेल इस टेरिफाइंग पावर से एस्टोनिश्ड है। हेलमेट हंसकर कहता है यंग लॉर्ड का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है और अनाउंस करता है कि अब उसकी टर्न है अटैक की। डेल क्विकली पीछे रिट्रीट करता है और डिफेंड की तैयारी करता है। हेलमेट सरप्राइज होता है जब शार्प शैडो थॉर्न्स ग्राउंड से निकलते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं। हेलमेट क्लोक की एबिलिटी को एडमायर करता है कि कैसे ये एम्बुश एग्जीक्यूट कर सकता है। हेलमेट अपनी सोर्ड डेल के शैडो डिफेंसेस पे स्विंग करता है और डेल फोर्स से ग्रोन करता है। डेल सक्सेसिव अटैक्स ब्लॉक करता है और हेलमेट के स्ट्राइक्स से पीछे पुश होता है। हेलमेट अमेज्ड होता है। हेलमेट सोचता है कि डेल ने कैसे ब्लॉक किया जबकि उसके स्ट्राइक्स इतने स्ट्रांग हैं कि ऑर्डिनरी सोर्ड्स तोड़ देते। हेलमेट रियलाइज करता है कि हाई लेवल आर्टिफैक्ट सच में अलग चीज है। हेलमेट एक्साइटेडली शाउट करता है और डेल से कहता है कि 10 और राउंड्स के लिए कंटिन्यू करो, और वो क्लैश करते रहते हैं। उस दिन ट्रेनिंग के बाद ऑर्डिनरी नाइट्स जो देख रहे थे कमेंट करते हैं कि वो कमांडर हेलमेट के अगेंस्ट कभी 2 राउंड से ज्यादा नहीं टिकते और वो फील करते हैं कि डेल और उनके बीच एक इंडिस्क्राइबेबल वॉल है। कुछ दिन बाद डिपार्चर के दिन डचेस एलेना अभी भी वरीड है और डेल से कहती है कि वो उसे इतनी डेंजरस जगह नहीं भेज सकती। डेल उसे रीअश्योर करता है और याद दिलाता है कि उसके फादर और सर हेलमेट उसके साथ होंगे। उसकी माँ अभी भी वरी एक्सप्रेस करती है कि वो हर्ट न हो जाए। वो सीरियसली अपनी माँ से एड्रेस करता है कि उसे स्ट्रांग होना होगा ताकि वो ड्यूक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर सके। वो अपनी स्लीपिंग बेबी सिस्टर लिज को देखता है और कहता है कि अभी एक्सपीरियंस गेन करना होगा ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। वो अपनी माँ से प्लीड करता है कि उसे इतना स्ट्रांग बनने दो कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। एलेना उसकी बातों से बहुत इमोशनल हो जाती है और हाँ कर देती है। वो उसे अलविदा कहती है और ख्याल रखने को बोलती है। डेल उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। उस सुबह टेम्पररी बेस पर सर हेलमेट ड्यूक को बताता है कि ट्रूप्स निकलने के लिए रेडी हैं। ड्यूक डेल से कहता है कि वो आज उसकी जगह खुद नाइट्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे। डेल हैरान हो जाता है और उसका बाप उसे समझाता है कि ब्लैक कैवलरी, उनकी फैमिली का सम्मान, एक दिन डेल की लीडरशिप में होगी। ड्यूक कहता है कि ये लोग पहले से ही उसके नाइट्स हैं। डेल को फील होता है कि ये उसके बाप के नाइट्स नहीं बल्कि उसके अपने हैं। डेल के रूप में ये उसकी पहली लड़ाई है। उसे यकीन है कि इस बार सब अलग होगा। वो अनाउंस करता है कि निकलने का समय आ गया है। वो अपना हाथ उठाता है और ट्रूप्स को आगे बढ़कर हाउस सैक्सन के लिए लड़ने का ऑर्डर देता है और उन्हें हाउस सैक्सन की तलवार कहता है। ये सुनकर नाइट्स जोश में आ जाते हैं और जोर से जवाब देते हैं और कहते हैं कि वो यंग लॉर्ड के ऑर्डर का पालन करेंगे। सारी यूनिट्स को अपनी पोजीशंस लेने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। डेल के 250 नाइट्स की आर्मी व्हाइट माउंटेन्स में स्टेशन्ड एलीट गार्ड यूनिट विंटर गार्ड्स के साथ जुड़ेगी। सारा बैटल प्लान समझाया जाता है। उन्हें उस ऑर्क आर्मी को खत्म करना है जिसकी संख्या लगभग 1000 है। उन चालाक ऑर्क्स ने ठंड और भूख से बचने के लिए सैक्सन रिवर की ऊपरी नदी को पार कर लिया है और जल्दी ही निचली नदी की तरफ आ रहे हैं। इसलिए उनका प्लान ये है कि ड्यूक की फोर्सेस पहले सरप्राइज अटैक के लिए सीधा निचली नदी से अटैक करेंगी और 250 आदमियों के लिए ये नदी जल्दी क्रॉस करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है मैजिक। अचानक टीचर साबिया आगे आती है और सबको दूर होने को कहती है और अनाउंस करती है कि वो आइस का ब्रिज बना देगी। डेल उसका शुक्रिया अदा करता है और इस बात से खुश होता है कि वो इस युद्ध में उनकी हेल्प कर रही है, हालांकि वो लड़ाई लड़ने के सख्त खिलाफ है। साबिया नदी पर एक बड़ा आइस ब्रिज बना देती है और ट्रूप्स को कहती है कि अब क्रॉस कर सकते हैं। ड्यूक उसका शुक्रिया अदा करता है और साबिया उसे जीत की दुआ देती है।
डेल अपनी टीचर को अलविदा कहता है और घोड़े पर निकल पड़ता है। वो उसे जाते हुए देखती है और स्माइल मुस्कुराती है और दिल में सोचती है कि उसका स्टूडेंट सच में एक बड़ा योद्धा बन चुका है। थोड़ी देर बाद वो लोग ऑर्क्स के बेस पर पहुंच जाते हैं। विंटर गार्ड का आर्चर यूनिट सरप्राइज अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कैंप पर फ्लेमिंग एरोज की बरसात छोड़ता है। वो आग से भरे एरोज ऑर्क्स पर बरसते हैं और उनमें हड़बड़ाहट और तबाही मचा देते हैं। एक ऑर्क ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है। तभी सर हेलमेट पहली, दूसरी और तीसरी नाइट बटालियंस को वेज फॉर्मेशन में अटैक करने का ऑर्डर देता है। हेलमेट डेल से उसकी सलाह पूछता है, जो उसके बगल में घोड़े पर बैठा होता है। डेल इस पूरे सीन की जांच करता है और कहता है कि घोड़े 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। वो ये भी कहता है कि नाइट और घोड़े का वेट उन्हें तेज बढ़ने में हेल्प कर रहा है। वो अपनी जांच खत्म करता है और कहता है कि उनका तेज धार वेपन लांस टैक्टिक काफी खतरनाक है। एक तो वो पहले ही 3 से 4 मीटर लंबा है और जब नाइट उसमें अपना मैजिक फ्यूज कर देते हैं तो किसी साधारण ऑर्क के लिए उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। नाइट्स आसानी से ऑर्क के डिफेंस को तोड़ देते हैं और डेल कहता है कि ये युद्ध तो वो आसानी से जीत जाएंगे। ड्यूक इस बात से अग्री करता है और गर्व से बताता है कि ये डच्ची के नाइट्स की पावर है। हेलमेट डेल को चेतावनी देता है कि वो इसे इतना आसान न समझे और कहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। नाइट्स और ऑर्क्स के बीच जोरदार युद्ध जारी रहता है। हेलमेट उसे समझाता है कि सरप्राइज अटैक से उन्होंने काफी ऑर्क्स को मार दिया है, लेकिन ये उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी नहीं। अब वापस पीछे हटकर रीग्रुप करने का समय आ गया है और अगले अटैक से वो उन सब ऑर्क्स को खत्म कर देंगे। अचानक आसमान में एक फ्लेयर छोड़ी जाती है, जिसका मतलब है कि रिट्रीट का समय आ गया है और इसे देखकर ट्रूप्स पीछे हटने लगते हैं। नाइट्स को ऐसे पीछे भागते देखकर ऑर्क्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो ऑर्क जोर से चिल्लाते हैं और तभी एक ऑर्क पीछे से एक नाइट पर स्पीयर फेंकता है। वो स्पीयर नाइट के बाजू के पास से गुजरता है और सीधा उसके घोड़े की गर्दन को चीर देता है, जिसके कारण नाइट जमीन पर गिर पड़ता है। तभी डेल चौंक जाता है और नाइट की तरफ देखता है। तभी हेलमेट अफसोस करते हुए कहता है कि वो वापस आने में फेल हो गया। ड्यूक कहता है कि नाइट की मौत पक्की है। उसे इस बात का अफसोस है कि उनकी आर्मी को एक नुकसान हो गया है, जबकि डेल अपने आप से पूछता है कि हेलमेट अभी से उस नाइट को मरा हुआ क्यों कह रहा है। तभी ड्यूक कहता है कि हाउस सैक्सन का एक नाइट दुश्मन के सामने एक्सपोज हो गया है। डेल तेजी से मुड़ता है और सोचता है कि वो बस खड़े होकर देख क्यों रहे हैं। वो देखता है कि एक ऑर्क दौड़कर जख्मी नाइट को खत्म करने जा रहा है। वो उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन अगर वो घोड़े पे स्लोप से नीचे गया तो वो लेट हो जाएगा। वो आंखें बंद करता है और फोकस करता है और सोचता है कि उसे इस दूरी से ऑर्क की मोटी खाल को पेनिट्रेट करना है। वो सोचता है कि ऑर्क की खाल दूसरे मॉन्स्टर से ज्यादा टफ है, इसलिए उसके मैजिक फॉर्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो और फोकस करता है और आइस बोल्ट फॉर्मूला को मॉडिफाई करने का फैसला करता है, जिसमें वो बुलेट फॉर्मूला ऐड करता है जो एंटी पर्सनल स्नाइपिंग के लिए परफेक्ट है। वो स्नाइपर राइफल फॉर्मूला भी ऐड करता है ताकि बुलेट की स्पीड और उसका डैमेज बढ़ सके। वो हाथ आगे करता है और नया स्पेल कास्ट करता है, जिसका नाम स्नाइपर राइफल प्रॉपर्टीज वाला आइस बोल्ट रखता है। तुरंत एक मैजिकल आइस बुलेट फायर होता है और जख्मी नाइट पर अटैक करने वाले ऑर्क के सिर में घुस जाता है। ऑर्क तुरंत मरकर गिर पड़ता है और हेलमेट हैरानी से ये नोट करता है कि डेल ने इतनी दूरी से इतना परफेक्ट अटैक कर लिया। डेल तुरंत घोड़ा दौड़ाता है और पहाड़ से नीचे उतर जाता है। सर हेलमेट चिल्लाते हुए कहता है कि वो कहाँ जा रहा है। तभी ड्यूक जैक्सन उसे रोकता है और कहता है कि उसे जाने दो। ये देखकर हेलमेट हैरान हो जाता है। ड्यूक स्माइल करता है और सोचता है कि इतनी छोटी एज में यूनिक फॉर्मूला क्रिएट करना, और वो इतना खतरनाक वाला, सच में एक चमत्कार है। इसका मतलब है कि डेल का इनर वर्ल्ड शायद पहले से ही कंप्लीट हो चुका है। डेल जख्मी नाइट तक पहुंच जाता है और नोटिस करता है कि बाकी ऑर्क्स भी वहां पहुंच चुके हैं। अब उसके सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, ये नाइट जो पैनिक में है और खड़ा नहीं हो पा रहा। दूसरा प्रॉब्लम ये कि उसका यूनिक फॉर्मूला बहुत लंबा है, इसलिए उसे फॉर्म करने में टाइम लगेगा। उसे फॉर्मूला छोटा करना पड़ेगा, जैसे मैथ के फॉर्मूलाज छोटे किए जाते हैं। वो एक छोटा नाम सोचता है, जैसे ICE 98 मैग्नम, लेकिन ये नाम भी लंबा लगता है, तो वो आइस बुलेट रखने का फैसला करता है। उसी समय एक और ऑर्क उस नाइट की तरफ दौड़ता है। डेल नया स्पेल कास्ट करता है और आइस बुलेट चिल्लाता है। आइस बुलेट ऑर्क के सिर में घुस जाता है और वो ऑर्क नाइट के पीछे गिर पड़ता है। नाइट डेल को देखता है और डर से सोचता है कि यंग लॉर्ड आखिर उसके लिए क्यों आया है। डेल गिरे हुए नाइट के सामने खड़ा होता है और कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि हाउस सैक्सन कभी लॉयल नाइट्स को नहीं छोड़ता। नाइट ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। बाकी ऑर्क्स भी चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं और डेल अपनी मैजिकल पावर्स यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। वो शैडो क्लोक यूज करता है और ढेर से शैडो ब्लेड्स यूज करके वो ऑर्क्स पर अटैक करता है। डेल स्माइल करता है और शैडोज को उन ऑर्क्स को खाने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर ऑर्क्स डर के मारे ऊपर देखते हैं। शैडोज ऑर्क्स पर टूट पड़ते हैं और उन्हें चीरने लगते हैं, और अगले ही पल वो शैडोज ऑर्क्स को खा जाते हैं और पीछे सिर्फ उनकी हड्डियां बचती हैं। डेल आखिरी ऑर्क की तरफ मुड़ता है और स्माइल करते हुए पूछता है कि वो अभी तक भागा क्यों नहीं, और फिर आइस बुलेट स्पेल कास्ट करता है। आखिरी ऑर्क को खत्म करने के बाद वो कहता है कि अब सब ठीक है। नाइट चिल्लाता है कि उसके पैर डर से हिल नहीं पा रहे।
सर हेलमेट बाकी नाइट्स के साथ वहां पहुंचता है और देखता है कि डेल ने जख्मी नाइट को उठाया हुआ है। डेल कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है, अब बाकी काम उन्हें संभालना होगा। हेलमेट सारे नाइट बटालियंस को एक साथ अटैक का ऑर्डर देता है और हाउस सैक्सन के नाम पर आगे बढ़ने को कहता है। नाइट्स चार्ज करते हैं और अपने नए लॉर्ड डेल के लिए जोश से भर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल में एक सैक्सन बेस पर ड्यूक अपने बेटे डेल को बधाई देता है और कहता है कि ऑर्क्स को खत्म करने का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। लेकिन इस बधाई के बाद वो अपने बेटे से कुछ सवाल भी करना चाहता है। ड्यूक डेल से सख्ती से पूछता है कि उसने अकेले एनिमी लाइंस में बेवकूफों की तरह चार्ज क्यों किया। डेल की सांस वहीं रुक जाती है और वो अपने आप से सोचता है कि उसे डांट क्यों पड़ रही है। ड्यूक डेल की इस बेवकूफी का रीजन जानना चाहता है। डेल अपने बाप को याद दिलाता है कि उसने कहा था हाउस सैक्सन के नाइट्स एक दिन डेल लीड करेगा और इसी कारण से उसने अपनी सेना के लिए एक अच्छे लीडर का रोल प्ले किया। ड्यूक इस लॉजिक को रिजेक्ट करता है और उसे वीक कहता है। डेल शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि लीडर्स तो अपने नाइट्स की चिंता करते हैं, तो उसका बाप आज ऐसा क्यों कह रहा है। तभी डेल पूछता है कि उसके बाप ने खड़े होकर डुची के नाइट को मरने क्यों दिया। ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि हाउस सैक्सन का नॉर्दर्न एरिया डीमन किंग की जमीन से कनेक्टेड है, वहां मॉन्स्टर अटैक्स बहुत होते हैं और वहां नाइट्स को कोई बचाने नहीं आता। डेल विरोध करता है कि फिर भी वो अपने लॉयल नाइट को बचाना चाहता था। ड्यूक उससे एक सवाल पूछता है कि क्या वो बार बार उन्हें बचाता रहेगा। फिर वो उसे समझाता है कि नाइट्स को युद्ध के मैदान में खुद सोचना और सरवाइव करना पड़ता है और आज डेल ने उस नाइट की हेल्प करके उन्हें ये दिखा दिया कि कोई हमेशा बचाने आएगा। फिर ड्यूक पूछता है कि इस डिपेंडेंट मेंटालिटी के साथ कितने नाइट सरवाइव कर पाएंगे। वो कोई बेरहम इंसान नहीं है, लेकिन वो सिर्फ तब उनकी हेल्प करता है जब दुश्मन उनकी एबिलिटी से ज्यादा खतरनाक हो। ये सैक्सन्स की नोबल ड्यूटी है। डेल इस बात का जवाब नहीं दे पाता और रियलाइज करता है कि वो भूल गया था वो अब हान सेओंग नहीं बल्कि ड्यूक सैक्सन का बेटा है। लेकिन फिर भी डेल अपनी बात पर अड़ा रहता है। ड्यूक स्माइल करता है और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि डेल का अपनी सोच को एक्शन में बदलने का तरीका काफी इम्प्रेसिव था और ये कहकर वो उसे वापस कासल जाने को कहता है। कुछ ही दिनों में ये कहानी पूरे राज्य में फैल जाती है कि ड्यूक के छोटे बेटे ने अकेले ऑर्क आर्मी में घुसकर एक नाइट को बचाया था। इस बारे में अफवाह बढ़ जाती है। कुछ तो ये भी कहते हैं डेल ने अकेले 1000 ऑर्क्स को मारा था। कहानी 90% सच और 10% झूठ थी, लेकिन इस एम्पायर में बात आग की तरह फैलती है। डेल को शर्मिंदगी फील होने लगती है, लेकिन इससे डची किंगडम में काफी बदलाव आ जाता है। कुछ दिन बाद डेल नाइट ट्रेनिंग ग्राउंड पर आता है और सारे नाइट्स घुटने टेककर उसका वेलकम करते हैं। वो ये देखकर थोड़ा शर्मा जाता है और उनसे ये सब न करने को कहता है, लेकिन सर हेलमेट डेल को गर्व से खड़े होने को कहता है। हेलमेट नाइट्स से कहता है कि उन्हें अपने नए मास्टर के लिए और शक्तिशाली होना पड़ेगा। नाइट्स जोश में आ जाते हैं और कहते हैं वो अपने नए मास्टर के लिए जान भी दे देंगे। डेल ये देखकर खुश हो जाता है कि वो सब कितने जोशीले हैं। तभी मेड ईव आती है। ईव उसे इन्फॉर्म करती है कि हाउस योर्लेहार्ट के गेस्ट्स आने वाले हैं। वो उसे शुक्रिया कहता है और अपने मेहमानों को ग्रीट करने चला जाता है। वो सोचता है कि आखिर कौन से स्पेशल गेस्ट्स आने वाले हैं और तभी उसे पता चलता है कि गेस्ट्स वॉरियर हाउस उर्लेहार्ट से हैं, जो टूटोनिया किंगडम के नोबल थे जिनका नाम सोर्ड किंग बार्टल था। लेकिन उनकी फैमिली के हालात अच्छे नहीं चल रहे। एम्पायर के अंदर चलने वाले युद्ध में टूटोनिया गिरकर तबाह हो गया और सोर्ड किंग बार्टल की मौत के साथ उनकी फैमिली तबाह हो गई। कासल में आकर डेल नोटिस करता है सर हेलमेट ख्यालों में खोया हुआ है। वो उसके पास जाकर गेस करता है कि शायद वो सोर्ड किंग के बारे में सोच रहा होगा, जिसने एक समय में हेलमेट को नाइटहुड का रास्ता दिखाया था। हेलमेट इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये एक कड़वा सच है। ड्यूक नोटिस करता है डेल टाइम पर आया है और पूछता है कि क्या वो ट्रेनिंग ग्राउंड में था। तभी डेल इस बात को कंफर्म करता है। अचानक एक नौकर अनाउंस करता है गेस्ट्स आ गए हैं और ड्यूक उन्हें रिस्पेक्ट के साथ अंदर लाने का ऑर्डर देता है। तभी एक औरत और एक छोटी लड़की अंदर आती है। ये दोनों वनेसा अर्लहार्ट और उसकी छोटी बेटी शार्लेट है। वनेसा ड्यूक के सामने सिर झुकाती है और ड्यूक उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि बड़ी बात है कि वो दोनों बिना सिपाहियों के यहाँ तक आ गई हैं। वनेसा अर्लहार्ट अपना तारुफ करवाती है। ड्यूक ऑफ सैक्सन को इज्जत से ग्रीट करती है। ड्यूक उनका खुश आमदेद करता है। फिर वनेसा अपनी बेटी शार्लेट उर्लाहार्ट का तारुफ करवाती है, लेकिन शार्लेट गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहती है माँ। डेल सोचता है कि इसका रिएक्शन अजीब है। अचानक शार्लेट अपनी माँ पे चीखती है, आप ऐसे लोगों के सामने झुक क्यों रही हैं? वनेसा गुस्से से उसका नाम पुकारती है। वनेसा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्यूक कामली इंटरफियर करते हैं। कहते हैं लगने दो, सफर लंबा और थकावट भरा रहा होगा। ड्यूक डेल से कहते हैं कि शार्लेट को कासल का टूर दिखाए। डेल उसे अग्री कर लेता है। वो पोलाइटली अपना हाथ एक्सटेंड करता है शार्लेट को गाइड करने के लिए, लेकिन शार्लेट जोर से उसका हाथ धक्का देती है और चीखती है, हाथ मत लगाओ। डेल हैरान हो जाता है और ड्यूक और डचेस जो अपनी बेबी को गोद में ले रखे हैं सरप्राइज होके देखते हैं। शार्लेट स्नॉबिशली कहती है, ये इंपीरियल नोबल्स कितने रूड हैं। वनेसा चीख कर कहती है, तुरंत माफी मांगो यंग लॉर्ड से। शार्लेट इग्नोर करती है और गुस्से में बाहर चली जाती है। डेल उसका पीछा करते हुए कहता है, रुको। डोर बंद होने के बाद वनेसा माफी मांगती है और बताती है कि शार्लेट नॉर्मली ऐसे नहीं होती, लेकिन अभी हाल ही में कुछ हुआ था।
डचेस अलीना पूछती है क्या हुआ था। वनेसा बताती है कि कुछ दिन पहले काउंट ब्रैंडनबर्ग एक होली नाइट हमारे लैंड्स का इंस्पेक्टर बना। वो फेमस है सोर्ड मास्टर के तौर पर और उसका टाइटल है द पिग किंग। उसका ऑब्सेशन ये है कि टैलेंटेड हेयर पाए स्किल्ड सोर्ड्समैन और सोर्ड्स वुमेन को अपना बना, इवन अगर लड़की अभी बड़ी नहीं हुई हो। वनेसा कहती है हम बच गए उसके हाथ से, लेकिन यादें कभी नहीं जा सकती। वो अपील करती है माँ के तौर पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन एक फॉलन नोबल के तौर पर मेरी पावर कम है। ड्यूक से गुजारिश है चार्लेट को हाउस सैक्सन का मेड बना दें ताकि ब्रैंडनबर्ग उसे कभी छू ना सके। मीनवाइल डेल चार्लेट को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखता है। वो सोचता है इसके अंदर नाइट्स का खून है। वो पूछता है तुम्हें पता है कहाँ जा रही हो। चार्लेट कहती है नहीं। वो डेल से पूछती है कि उसका हाथ ठीक है जो उसने थप्पड़ मारा था। डेल कहता है ठीक है, फिक्र मत करो। चार्लेट रिलीव्ड फील करती है। डेल नोटिस करता है वो पहले रो रही थी और सोचता है हाश बाहर के बावजूद ये सिर्फ एक बच्ची है। अचानक चार्लेट अपना सोर्ड निकालती है और डिक्लेयर करती है तो अब मुझे तुमसे ड्यूअल करना होगा। वो डेल ऑफ सैक्सन को सोर्ड निकालने का ऑर्डर देती है। डेल सोचता है ये लड़की शार्लेट कुछ भी कर लेती है। शार्लेट डिमांड करती है ड्यूअल की। डेल पूछता है क्यों। वो कहती है मैंने रूमर्स सुने हैं। शार्लेट एक्सप्लेन करती है मैंने सुना तुम अमेजिंग हो, 1000 ऑक्स को अकेला हराया और एक फॉलन नाइट को बचाया। डेल सोचता है बिल्कुल वैसे नहीं था और थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है। वो कंटिन्यू करती है तुम्हें हरा के, जो एम्पायर में अनपैरेलल्ड कहा जाता है, मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं स्ट्रॉन्गर हूँ और प्रूव करूंगी कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ उस आदमी से। डेल इंटरनली सोचता है कौन है वो आदमी। शार्लेट बोलती है काउंट ब्रैंडनबर्ग। सोर्ड मास्टर डेल शॉक्ड हो जाता है। डेल याद करता है वो वही आदमी है जो पहले एम्पायर में उसने धोखा दिया था। सिचुएशन पर वो सरप्राइज है। डेल सोचता है हमारा गोल सेम है, शायद वो अच्छा एलाई हो सकती है, लेकिन पहले उसे रियलिटी का लेसन सिखाना होगा। शार्लेट कंफ्यूज्ड है जब डेल वेपन लेने चला जाता है और कहता है तुम सिर्फ एक बच्ची हो जो कुछ नहीं जानती। वो कहता है अब अटैक करो अपनी पूरी पावर से। शार्लेट गुस्से में रिप्लाई करती है बिल्कुल करूंगी। शार्लेट तेजी से आगे बढ़ती है और अटैक करती है। उसकी रेपियर एक हरे रोशनी से चमक रही होती है, लेकिन डेल अपनी तलवार से उसका अटैक रोक लेता है। दोनों के बीच तलवारों की टक्कर शुरू होती है, हर एक स्ट्राइक दूसरे से भी ज्यादा फास्ट। शार्लेट बार बार अटैक करती है, लेकिन डेल हर बार आसानी से उसके वार को ब्लॉक कर लेता है। डेल ध्यान से उसकी फाइटिंग स्टाइल देख रहा होता है। उसे लगता है कि जब भी वो उसका अटैक रोकता है, शार्लेट तुरंत अपनी कलाई घुमाकर एक नया काउंटर अटैक करती है और वो ये भी नोटिस करता है कि शार्लेट बहुत कम ऑरा यूज कर रही है। डेल सोचता है कि शायद शार्लेट अपनी रेपियर को कंट्रोल करने के लिए ऑरा का यूज कर रही है, क्योंकि वो तलवार उसके छोटे बॉडी के लिए बहुत बड़ी है। उसके दिमाग में आता है जैसे मेजेस माना क्रिएट करते हैं अपने मैजिक सर्कल्स से, वैसे ही नाइट्स अपने लिमिट को पार करते हैं अपने अंदर ऑरा जमा करके। वो एक और अटैक ब्लॉक करता है और सोचता है खून अपनी पहचान बता ही देता है, जैसे उम्मीद थी ये खानदान झूठ नहीं बोलता। लड़ाई और तेज हो जाती है। शार्लेट हर बार और ज्यादा एग्रेशन से अटैक करती है। शार्लेट के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान होती है। वो सोचती है कि अगर डेल का लेवल बस इतना ही है तो जीत तो उसकी पक्की है। उसके दिमाग में पुरानी यादें लौट आती हैं। उसका पिता उसके पैदा होने से पहले ही मर गया था। उसकी माँ हर रात उसके बारे में कहानियां सुनाया करती थी। उसकी माँ ने उसे कहा था कि वो अपने पिता की जगह अपने परिवार की रक्षा करे, एक सोर्ड गॉड की बेटी होने के नाते। वो सोचती है उस तलवार के बारे में जो कभी नहीं रुकती थी, चाहे उनका देश बर्बाद हो गया, उनका परिवार टूट गया। लेकिन अब वो गुस्से में सोचती है फिर भी मैं इस लड़के डेल से हर बार क्यों रोक जा रही हूँ। शार्लेट को महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। वो फिर से एक तेज लंच करती है, लेकिन इस बार डेल उसके ब्लेड को परफेक्ट टाइमिंग से पैरी करता है। शार्लेट एकदम से शॉक में आ जाती है। डेल एक तेज मूव करता है और उसकी तलवार उसके हाथ से उड़ा देता है। शार्लेट की तलवार जमीन पर गिर जाती है और वो घुटनों पर गिरकर हैरान होती है, मैं सोर्ड गॉड की बेटी कैसे हार गई। डेल उसके पास आता है। शार्लेट की आंखों में आंसू होते हैं। डेल शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है वजह यह है कि तुम सोर्ड गॉड नहीं हो। डेल कहता है कि उसका गर्व गलत नहीं है, एक सोर्ड गॉड की बेटी होने का फखर सही है, लेकिन वो उसे सच बताता है कि अगर वो इसी हालत में रही तो कभी अपने परिवार को उस आदमी से बचा नहीं पाएगी। और वो बताता है कि ब्रैंडनबर्ग नाम के सोर्ड मास्टर की तलवार उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। शार्लेट ये सुनकर रो पड़ती है। रोते हुए शार्लेट पूछती है फिर मैं क्या करूं। डेल उसके सामने खड़ा होता है और घोषणा करता है मैं डेल ऑफ सैक्सन अपने ड्यूकडम परिवार का नाम दांव पर लगाकर उर्ला हार्ट परिवार का रक्षक बनूंगा। शार्लेट ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। डेल कहता है जब तक तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो जाती कि ब्रैंडनबर्ग को हरा सको, तब तक मैं और मेरा परिवार तुम्हारा शील्ड बनकर तुम्हें बचाएंगे। शार्लेट पूछती है तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। डेल कहता है तुम्हारी तलवार, तुम्हारा टैलेंट इसके लायक है। फिर डेल कहता है कसम खाओ कि तुम मेरी और हाउस सैक्सन की तलवार बनोगी। शार्लेट हल्की मुस्कान के साथ कहती है मैं ऐसा ऑफर कैसे मना कर सकती हूँ। वो घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है मैं शार्लेट अर्लहार्ट अपने नाइट के सम्मान पर कसम खाती हूँ। लेकिन ये दोनों बच्चों के बीच की एक सिंपल सी प्रॉमिस लग रही थी, लेकिन इसमें जो डिटर्मिनेशन था वो एक असली ओथ के लायक था। उसी दिन बाद में ड्यूक सैक्सन के ऑफिस में डेल अपने फादर को बताता है कि लेडी ओर्ला हार्ट के कहने पर शार्लेट उनके घर में लेडी इन वेटिंग बन गई है।
ड्यूक कहता है, शार्लेट ने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी, कुछ हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? डेल कहता है, मैंने अपने हाउस सैक्सन के नाम से कसम खाई है कि हम योरला हार्ट परिवार की रक्षा करेंगे। ड्यूक पूछता है, सिर्फ उसके हालत पे तरस खाकर ऐसा किया? डेल कहता है, नहीं। ड्यूक पूछता है, फिर क्या चाहते हो तुम? डेल कहता है, शार्लेट सोर्ड गॉड की इकलौती वंशज है, उसका टैलेंट एज एक्सपेक्टेड लाजवाब है। वो बताता है कि उसने शार्लेट से लॉयल्टी का ओथ लिया है और कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो है एक सोर्ड गॉड जो हाउस सैक्सन के लिए लड़े। ड्यूक मुस्कुराकर कहता है, बहुत अच्छा सोचा है। और डेल अपने अंदर सोचता है, एक चालाक मुस्कान के साथ, सोर्ड गॉड की डिसेंडेंट मेरे पास है, ये ब्रैंडनबर्ग के लिए एक बड़ा झटका होगा। मंजर बदलता है मालबर्ग, जो पहले टूटोनिया की राजधानी थी। काउंट ब्रैंडनबर्ग गुस्से में फर्नीचर तोड़ता हुआ चिल्लाता है। वो गुस्से में सोचता है कि ये लोग पहला मूव कैसे कर सकते हैं जब उसके एक सबॉर्डिनेट माफी मांग रहा है। वो सबॉर्डिनेट को डांटता है, उन्हें बेवकूफ कहता है और सोचता है कि एक छोटे बच्चे को पकड़ने में वो कैसे फेल हो गए। सबॉर्डिनेट समझाता है कि उन्होंने असैसिन्स भेजे थे, लेकिन लगता है वो सैक्सन लैंड्स पहुंचने से पहले ही मर गए। वो सोचते हैं कि शार्लेट अर्लहार्ट ने ही उन्हें मारा होगा। ब्रैंडनबर्ग उन्हें बेकार बेवकूफ कहता है और अपनी होली सोर्ड डुरंडाल की तरफ चलता है। वो पुराने दिन याद करता है। वो अपनी होली सोर्ड डुरंडाल से बात करता है। वो तलवार को अपनी खूबसूरत फियांसे बताता है और कहता है कि थोड़ी देर रुक जा, वो परफेक्ट लिनिएज लाएगा जो उसका सक्सेसर बने और इस तलवार का इस्तेमाल करेगा, चाहे कुछ भी लगे। वो थीव्स गिल्ड को बुलाने और किसी को डची ऑफ सैक्सन भेजने का हुक्म देता है। वो घोषणा करता है कि वो कितने भी दाम चुकाएगा, 1000 गोल्ड पीसेस भी, बस शार्लेट को अपने सामने लाने के लिए। एक हफ्ता बीत जाता है शार्लेट के ओथ के बाद। वो ड्यूक के कासल में सेटल होती है और अपने घर टूटोनिया से स्टार्क डिफरेंस महसूस करती है। वो रिगरस ट्रेनिंग करती है एज अ लेडी इन वेटिंग। रोजाना डेल के साथ स्पारिंग भी उसकी रूटीन बन जाती है। सर हेलमेट, जो ट्रेनिंग ओवरसी करता है, पूछता है क्या वो रेडी है। डेल कहता है कि वो रेडी है और शार्लेट भी हाँ में जवाब देती है। हेलमेट मुस्कुराता है और ड्यूअल स्टार्ट करने का अनाउंस करता है। दोनों तुरंत टक्कर लेने लगते हैं। ट्रेनिंग ड्यूअल तेजी से ब्लोज एक्सचेंज करते हुए चलता है। ड्यूअल डेल और शार्लेट के बीच कंटिन्यू होता है और सर हेलमेट उन्हें देखते हुए सोचता है। हेलमेट सोचता है, क्या ये सच में बच्चों का ड्यूअल है? वो मानते हैं कि उनका लेवल अभी नाइट्स तक नहीं पहुंचा, लेकिन वो एक टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट और स्पीड महसूस करता है जो उनसे आ रही है। ड्यूअल इंटेंस होता है और डेल अपनी क्लोक का यूज करके शार्लेट को डिस्ट्रैक्ट करता है। शार्लेट स्ट्रेस्ड महसूस करती है लेकिन रुकती नहीं और प्रिसाइज अटैक डेल पर करने लगती है। हेलमेट अचानक इंटरवीन करता है, शार्लेट के अटैक को रोकता है और डेल को भी पकड़ लेता है पहले कि वो काउंटर अटैक करे। वो उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और लेडी शार्लेट को भी अच्छा काम करने पर शाबाशी देता है। शार्लेट उसकी तारीफ को इग्नोर करती है और सीरियसली पूछती है कि उसमें क्या कमी है। वो पूछता है, क्या वो जानती है रेपियर का एसेंस क्या है? शार्लेट कहती है, पियर्स करना। वो मना करता है और समझाता है कि एसेंस लेग्स में है, मतलब फुटवर्क। वो समझाता है कि डेल ने डिस्टेंस क्लोज किया और उसकी थ्रस्ट अवॉइड की और उस वक्त शार्लेट को थोड़ा पीछे हटकर दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए था। वो ऐड करता है कि रेपियर के साथ जितना आर्म बेंड और एक्सटेंड होगा, फोर्स अप्लाई करने के लिए उतना ब्लेड वाइब्रेट करेगा और प्रिसाइज पियर्सिंग मुश्किल हो जाएगा। हेलमेट कंक्लूड करता है कि शार्लेट को फंडामेंटल्स रीबिल्ड करना होगा। शार्लेट गुस्से में आ जाती है। हेलमेट कहता है कि वो पहले नोटिस कर चुका था कि उसकी स्टांस और फुटवर्क अनकन्वेंशनल और मेसी है। शार्लेट कहती है कि उसके पास कभी प्रॉपर टीचर नहीं था। हेलमेट मुस्कुराता है और कहता है कि जब तक वो है, वो उसकी वियर्ड पियर्सिंग स्टांस को फिक्स करेगा। शार्लेट इस डिस्क्रिप्शन से गुस्से में आ जाती है। हेलमेट हंसी में कहता है कि वो टीज कर रहा था क्योंकि वो क्यूट है। डेल सोचता है कितनी जल्दी शार्लेट डेवलप करेगी हेलमेट की गाइडेंस में और डिसाइड करता है कि वो भी हार्ड वर्क करे ताकि वो उससे सरपास न करे। बाद में डेल अपनी मैजिक ट्रेनिंग रिव्यू करता है। वो सोचता है कि माना सर्कल बिल्ड करने का प्रोसेस सेम है, माना हार्ट के अराउंड फ्लो होता है, स्टेबल पाथ बनने का वेट करता है और फिर मैजिक रिंग का शेप एंग्रेव करता है। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस डेकेड्स ले सकता है। एक सीन में उसकी टीचर साबिया सरप्राइज होती है जब डेल कहता है कि वो सेकंड सर्कल कंप्लीट कर चुका है। वो अपने दिमाग में एक्सप्लेन करता है कि मैनो रोटेशन स्पीड आरपीएम में मेजर होती है रेवोल्यूशंस पर मिनट। यूजुअली फर्स्ट सर्कल मेजर्स 300 आरपीएम स्पीड होते हैं। वो रिवील करता है कि अभी डेल की फर्स्ट सर्कल स्पीड 2000 आरपीएम है और सेकंड सर्कल के लिए 400 आरपीएम। मिनिमम रिक्वायरमेंट सर्कल एक्सपैंड करने के लिए 300 आरपीएम, मतलब वो थर्ड सर्कल के लिए रिक्वायर्ड स्पीड मीट कर चुका है। वो डिसाइड करता है कि क्योंकि सेकंड सर्कल रीच कर लिया है, अब वो एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करेगा।